नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिक्स के इस विशेष कार्यक्रम क्लियर कट पॉडकास्ट में। मैं हूं प्रशांत कनौजिया। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं, इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका रुचिका जी। आपके बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर इतिहास को लेकर रहे हैं और ख़ास तौर पे आई शैडो इन इतिहास आपका यूट्यूब चैनल है। जी। मैं इतिहास के पन्नों को उलटने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि इतिहास में रुचि क्यों बढ़ी और ये क्यों ज़रूरी लगा आपको कि इतिहास को पढ़ना चाहिए? और ना सिर्फ पढ़ना चाहिए, क्योंकि पढ़े होंगे शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोग, जी। लेकिन आप उसको सोशल मीडिया पर आकर एक मिथ बस्टर के रूप में, एक राइट। जो भ्रांतियाँ हैं व्हाट्सएप पे चलती रही हैं, जी। उसको तोड़ने का आपने जो एक काम शुरू किया, उस पर एक मैं चाहूँगा कि आप फिर बताएँ। तो सबसे पहले तो मेरी इतिहास में रुचि बढ़ी थी क्लास 8 से, जब मैं स्कूल में थी। उससे पहले मुझे भी हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता था, बिकॉज़ पढ़ाई स्कूल में बहुत ख़राब तरीके से जाती है। तो हमारी 8वीं क्लास में एक छात्रा और एक टीचर थी, बहुत ही बढ़िया थी। डबल पीएचडी थी वो हिस्ट्री में। एंड उन्होंने हमारी पहली क्लास जब उनके साथ हुई तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री एक किताब से नहीं पढ़ी जाती, आप खुद जाके लाइब्रेरी में और किताबें ढूंढिए, और तभी अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका नंबर चलेगा। और तब इनिशियली हमको बड़ा चैलेंजिंग लगा ये, क्योंकि हम तो वही होता है ना, एक ही किताब से पढ़ना है, ये एनसीईआरटी की किताब है, जो पढ़ा है वही रट रटा के। तो इनिशियली हमें काफ़ी चैलेंजिंग लगा, पर जब मैंने एक्चुअली स्टार्ट करनी शुरू की, हिस्ट्री पढ़नी शुरू की, उसके बाद से मेरा तो नज़रिया बिल्कुल बदल गया और मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी। और तब से लेके अब तक, आई थिंक मैं 13 की थी और अब 30 प्लस हूँ। तब से लेके अब तक मुझे कभी भी 1 मिनट भी नहीं ऐसा लगा कि हिस्ट्री बोरिंग है, बीइंग कंप्लीटली इन लव विद द सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री क्यों पढ़ना, तो इसका नंबर 1 जवाब तो ये है, आई एम कंप्लीटली इन लव विद द सब्जेक्ट। और मैं क्यों मिथ बस्टिंग में बिलीव करती हूँ और आई शैडो इतिहास का क्या रीज़न है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि लोगों को लगता है कि इतिहास एक तो थिंग ऑफ द पास्ट है, जो कि बिल्कुल नहीं है। इतिहास बहुत रेलेवेंट है आज, और हर चीज़ में इतिहास है। आप पॉलिटिक्स को ले लीजिए, आप साइंस को ले लीजिए, आप लॉ को ले लीजिए, सब चीज़ का एक इतिहास है और सब इतिहास से ही बना है। आप आज जितनी भी आइडेंटिटीज़ अपने आप को देते हैं, चाहे जेंडर हो, चाहे कास्ट हो, उस सब का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। प्रॉब्लम आज ये हो रही है कि बिकॉज स्कूल्स में अच्छे से हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, बिकॉज हिस्ट्री कैसे की जाती है, हिस्टोरिकल मेथडोलॉजी का कोर्स नहीं है, लोग किसी भी चीज़ को हिस्ट्री मान लेते हैं। एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को देखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो उसको मान लेंगे, क्योंकि किसी ट्रस्टेड सोर्स ने दिया है। ट्रस्टेड सोर्स आपके बगल वाले चाचा जी भी हो सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि हिस्ट्री में बगल वाले चाचा जी सोर्स नहीं। प्रॉब्लम ये है, लोगों को पता नहीं है कि हिस्ट्री में सोर्सेज क्या होती हैं, प्राइमरी सोर्स क्या होती है, सेकेंडरी सोर्स क्या होती है, इतिहासकार को कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। तो उसके वजह से बहुत सारे मिथ्स आ गए हैं हिस्ट्री में, और उसका यूज़ हर तरीके से होता है और कहीं काफ़ी डेंजरस तरीके से भी होता है। सबसे डेंजरस का मिसयूज जो मेरे हिसाब से हो रहा है वो ये है पोलराइजेशन का। जहाँ पर जब अंग्रेज आए थे, जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम में डिवाइड किया था सब कुछ, अभी भी वैसा ही चलता आ रहा है पॉप हिस्ट्री में। एकेडमिक हिस्ट्री में तो हम काफ़ी चेंज हो चुके हैं और हम इसको ब्रेक कर चुके हैं, पर पॉप हिस्ट्री में अभी भी लोग दो तरीके से देखते हैं। ये चीज़ हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये इतिहास मुस्लिम है, ये इतिहास हिंदू है, ये मॉन्यूमेंट मुस्लिम है, ये मॉन्यूमेंट हिंदू है। तो उससे क्या है, पोलराइजेशन हो जाती है, ये मानकर कि जो लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वो कहते हैं कि जो चीज़ें हिंदुओं ने की वो बेस्ट है और जो चीज़ें मुसलमानों ने की वो खराब। तो मिथ बस्टिंग का यहीं पे सबसे ज़्यादा आई थिंक एजेंडा मेरा ये है कि मैं ये बता सकूं लोगों को कि इतिहास में पहले तो आप इतिहास सीखे कहाँ से, प्राइमरी सोर्सेज क्या कहती हैं, मुगल्स के बारे में क्या कहती हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या कहती हैं। किसी भी पीरियड को इतिहास में आप कंप्लीटली डार्क या कंप्लीटली गोल्डन नहीं देख सकते, क्योंकि वो फिर इतिहास को जुटलाना होगा। क्योंकि अगर ह्यूमंस कंप्लीटली डार्क और कंप्लीटली गोल्डन नहीं होते तो ह्यूमन हिस्ट्री भी नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली मेरा एजेंडा है कि एक तो एकेडमिक हिस्ट्री लोगों को अच्छे से पता लगे, और दूसरा लोग इसको वो जो हिंदू मुस्लिम के मोल्ड से बाहर देखने की कोशिश करें और उनको इतिहास को इतिहास की तरह ही देखें। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ ये मेरा फेवरेट पार्ट है इतिहास का, क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी से मैच करता है तो मैं इसको अच्छा बोलूँगी, बाकी सबको खराब बोलूँगी। नहीं, ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही है लोगों को इतिहास पढ़ने में। ऑब्जेक्टिविटी नहीं रही है। ऑल्सो बिकॉज ऑब्जेक्टिविटी सोर्सेज की भी नहीं है, उनको नहीं पता है। मैं कितने लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप ये पूछ लेंगे एक क्वेश्चन कि इस चीज़ की सोर्स क्या है, आधे से ज़्यादा भी तो वहीं ख़त्म होते हैं।
अगर आपके पास एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, आप उससे बस पूछ लीजिए इसकी सोर्स क्या है। उस बंदे को पहले तो पता ही नहीं होगा कि सोर्स का ज़रूरत भी होती है इतिहास में, काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये बात। तो ये सबसे बड़ी मेरे हिसाब से आई थिंक एक जागरूकता मेरे हिसाब से फैलनी चाहिए मेरे चैनल के थ्रू कि सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं जब भी कोई भी एपिसोड करती हूँ, मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी सोर्सेज मेंशन करती हूँ कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं ही अथॉरिटी बन जाऊँ। लोगों को खुद से जाके पढ़ना चाहिए, खुद से जाके समझना चाहिए। आपके आजकल भारत में एक बड़ा विषय चल रहा है होमोसेक्सुअलिटी को लेकर। जी जी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनकी शादी नहीं हो सकती, और इस पर बड़े बड़ी बहसें हैं, अलग अलग लोगों की हैं कि क्यों नहीं हो सकती, उसमें एलिमनी या फिर जो सेपरेशन राइट्स किस तरीके से होंगे, इस तरीके की बहसें सुप्रीम कोर्ट में होती रही हैं कि इसमें पति कौन होगा, पत्नी कौन होंगी, इस तरीके की भी डिबेट होती रही है कि अगर दोनों का तलाक होता है तो एलिमनी किसे देनी होगी, इस पर भी एक बड़ी बहस है। लेकिन लोगों को इस एंगल से भी पता होना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी धर्मों के लिए होमोसेक्सुअलिटी एक पाप के रूप में स्थापित है। इतिहास के पन्नों में होमोसेक्सुअलिटी किस तरीके से दर्ज है और इसके कहाँ कहाँ सबूत मिलते हैं? तो देखिए, इतिहास में हम हर चीज़ को दो तरीके से देखते हैं। एक तो हो गया इंस्टीट्यूशनलाइज पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पर्सपेक्टिव से होमोसेक्सुअलिटी को देखेंगे तो रिलीजन में कोई मान्यता नहीं है। चाहे आप इस्लाम को देख लीजिए, चाहे आप हिंदुइज्म को देख लीजिए। मनुस्मृति में बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर आप होमोसेक्सुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल लूज योर कास्ट, विच इज़ अ वेरी बिग पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, बिकॉज कास्ट सोसाइटी में सब कुछ कास्ट के हिसाब से होता है। तो अगर आपकी कास्ट लूज हो गई तो आप वो सोसाइटी में ही नहीं रह सकते। तो रिलीजन में तो बिल्कुल मान्यता नहीं। बट अगर आप पॉपुलर पर्सपेक्टिव में देखें, अगर आप फिक्शन खोल के देखें, अगर आप एपिक्स को खोल के देखें, तो बहुत सारे हमको इंस्टेंसेस मिलते हैं होमोसेक्सुअलिटी के। होमोसेक्सुअलिटी कम्स अक्रॉस अ वेरी पॉपुलर प्रैक्टिस। कामसूत्र को देख लीजिए, कामसूत्र में इसके बारे में बात है और बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस। इनफैक्ट कामसूत्र इज वन ऑफ दोज रेयर सोर्सेज जहाँ नॉट ओनली मैन टू मैन होमोसेक्सुअलिटी बट वुमन टू वुमन होमोसेक्सुअलिटी भी दर्ज है। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वुमन टू वुमन बहुत कम देखने को मिलती है। पेट्रियार्की ऑफ कोर्स यहाँ भी आएगी, बट अदरवाइज बहुत पॉपुलर है। इस्लाम में कितनी सारी पेंटिंग्स हैं ऑटोमन कैलिफेट की जहाँ होमोसेक्सुअलिटी काफ़ी फ्रीली दिखाई गई है। दो मेन हैं, एक दूसरे को हग कर रहे हैं काफ़ी सजेस्टिव पोज में, तो आपको पता है कि वो होमोसेक्सुअलिटी को दर्शा रही है। कितने एग्जाम्पल्स भी रहे। देयर इज़ बाबर ऑफ कोर्स, उनका एक लव अफेयर था विद अ 14-year-old बॉय कॉल्ड बाबरी, जिससे वो इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने बाबरनामा में कितनी सारी पोएम्स लिख डाली हैं। और बहुत ही अलग तरीके से उनकी छवि दिखती है जहाँ वो बात करते हैं कि मैं बाबरी से इतना प्यार करता हूँ कि मैं बेसुर, मेरे बाल वगैरह ऐसे ही हैं, मैं बिना चप्पल के मार्केट में चला जा रहा हूँ क्योंकि मैं प्यार में इतना दीवाना हो गया। तो जैसे आप हीर रांझा का प्यार देखेंगे वैसे आपको बाबर बाबरी का भी प्यार नजर आएगा, एक्सेप्ट यहाँ पर एक होमोसेक्सुअलिटी का एंगल है। टेम्पल्स में कितनी डिपिक्शन है, खजुराहो में डिपिक्शन है कितनी होमोसेक्सुअलिटी, क्लियरली इंडिकेटिंग कि पॉपुलर प्रैक्टिस रही हो। इंटरफेथ होमोसेक्सुअलिटी भी बहुत है, जैसे कि शाह हुसैन है जो कि एक सूफी सेंट थे। उनका लव अफेयर था, होमोसेक्सुअल लव अफेयर माधो करके, जो ब्राह्मण थे लाहौर। और उसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उनकी होमोसेक्सुअलिटी के लिए उनको कोई भी कुछ नहीं कह रहा है, बल्कि उनकी इंटरफेथनेस के लिए प्रॉब्लम है कि ये ब्राह्मण है और इसका एक मुसलमान से रिलेशनशिप है। दैट इज द प्रॉब्लम विद द ब्राह्मण्स ऑफ लाहौर। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। उनको किसी ने जेल नहीं भेजा होमोसेक्सुअलिटी के लिए। माधो इनफैक्ट कुड फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द मुगल कोर्ट। बाद में भी जब वो शाह हुसैन गुजर गए तब भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकी। उससे पहले भी किसी ने उनको ये नहीं कहा कि तुम्हारे घर खाना नहीं जाएगा या तुमसे बात नहीं करेंगे या तुमको मारा पीटा जाएगा कि तुम होमोसेक्सुअल। बिल्कुल नहीं। सोसाइटी सीम्स टू हैव एक्सेप्टेड देम अ लॉट मोर, जैसे कि आज हम एक्सेप्ट करते। देयर इज सरमत काशानी जो कि एक जूइश सेंट थे, उन्होंने भी फिर बाद में वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। उनके अभय चंद नाम के एक पार्टनर थे, होमोसेक्सुअल पार्टनर थे, हिंदू मर्चेंट थे वो। तो उनकी भी काफ़ी कहानी फेमस है, उसके लिए भी उन्होंने लिखा। एक पेंटिंग भी है जहाँ पर अभय चंद कुछ खिला रहे हैं सरमत को। सरमत को औरंगजेब ने मौत की घाट उतारा था, बट वो डिफरेंट रीज़न के लिए कम्प्लीटली। वो उनकी होमोसेक्सुअलिटी से लेना देना था ही नहीं।
सरमद की नेकेडनेस से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कंप्लेन किया औरंगजेब को। तो उन्होंने कहा कि आप भी अपनी नेकेडनेस बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो उसके लिए उनको सज़ा मिली। तो होमोसेक्सुअलिटी का यहाँ भी कुछ नहीं है। केसेस अगर आप देखें, स्पेशली जब बहुत डॉक्यूमेंटेशन हुई है केसेस की, दिल्ली सल्तनत या मुगल के टाइम पे कोई भी केस नहीं है होमोसेक्सुअलिटी का जहाँ पर जो या तो पहले कोई केस आया हो और फिर काजी ने बोला हो कि इनको सजा मिले, कि बहुत ही। और ना सिर्फ यहाँ, अगर आप बाहर भी इस्लामिक रूल को देखेंगे, वहाँ भी कोई केस है ही नहीं होमोसेक्सुअलिटी पे जहाँ पे किसी को सजा दी हो या केस आया हो सामने। तो क्लियरली दिस सीम्स टू बी अ प्रैक्टिस which was quite well practiced, and सोसाइटी में आज से ज़्यादा एक्सेप्टेंस देखने को मिलती है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप आर्ट में इतने अच्छे से बयां कर सकते हैं होमोसेक्सुअलिटी, वो भी पॉपुलर आर्ट में, वो जहाँ आप पोएम्स लिख रहे हैं, जहाँ आप फिक्शन लिख रहे हैं। शाह हुसैन सूफी सेंट हैं, उनके पोएम्स कितने लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़े, क्योंकि सूफी सेंट अपनी लैंग्वेज में ही लिखते हैं। तो उनके पास कितने लोग आते भी थे, उनको मानते भी थे, ऑलमोस्ट डिवाइन लाइक दर्जा भी थे। तो अगर वो ऐसा कर सकते हैं, दैट्स ओके। अगर किंग्स ऐसा कर सकते हैं, उनको नहीं लगता उनकी स्टेटस में कमी आएगी। तो आई थिंक सोसाइटी में काफ़ी एक्सेप्टेंस थी होमोसेक्सुअलिटी। मुझे लगता है ये भी कारण हो सकता है कि होमोसेक्सुअलिटी को लेकर आप जो रिसोर्सेज बता रहे हैं कि जी ये था, ये हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी नज़र नहीं आते जो हम मॉडर्न हिस्ट्री स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जी क्योंकि अगर आपको नागरिकों के अंदर एक कॉन्शियस डेवलप करना है होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्टेंस जैसे, जी जी मेरे मन में है कि दैट्स फाइन। अगर वो हैं हमारी सोसाइटी के, दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड जी वी आर वेरी ओके विद इट। बट उन्हें उसके बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है कि इसका एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव तो है, चलिए शरिया हो चाहे हिंदुज़म हो, जी वहाँ वो पूरी तरह प्रतिबंधित है, पर इतिहास में तो है वो एक ऑब्जेक्टिव इतिहास में, तो उसकी एक तरीके से दस्तावेजीकरण उसका होना चाहिए, तो जो नहीं नज़र आता है। कोई होमोफोबिक स्लर भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल। जैसे अभी कितने होमोफोबिक स्लर्स मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि सोसाइटी में होमोफोबिक कितना है। इतिहास में बहुत, हमें कोई आई डोंट थिंक कुछ है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके में लौंडेबाजी टर्म मिलता है, बट वो भी इट्स नॉट यूज्ड इन अ डेरिवेटरी मैनर। इट वाज एक्चुअली इन फैक्ट यूज्ड एज समथिंग प्रीटी कॉमन। तो आप किसी को अगर आप लौंडेबाज बोल रहे हो तो आप कुछ खराब नहीं बोल रहे हो। अब खराब उसका एक एंगल निकल आया है। तो उस समय में कोई ऐसा खराब, ऐसा कोई होमोफोबिक स्लर है ही नहीं, विच सॉर्ट ऑफ टॉक्स अबाउट कि ये खराब है होमोसेक्सुअल, तो हम इसको ये बोलेंगे इस नाम से। ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उससे पता लगता है कि सोसाइटी में एटलीस्ट कोई नेगेटिव कॉनोटेशन तो नहीं था उनसे। होमोसेक्सुअलिटी की जब बात होती है तो LGBTQ खास तौर पे कम्युनिटी की बात होती है, पर एक हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो यूनिक्स की कम्युनिटी है, पिछड़ों की कम्युनिटी, जिन्हें उर्दू में ख्वाजा सिरा भी कहते हैं। ख्वाजा सरा जी। तो इनका क्या मिलता है आपको इतिहास के फलों में? तो ख्वाजा सरा एक्चुअली अगर आप दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत देखिए तो काफ़ी पावरफुल पोजीशंस में थे। मलिक कफूर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मलिक कफूर वाज अ ख्वाजा सरा, एंड वो अलाउद्दीन खिलजी के राइट हैंड मैन टाइप्स थे, कि सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आफ्टर द सुल्तान वुड बी दिस पर्सन। काफ़ी लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है उनका कोई आपस में रिलेशनशिप रहा हो अलाउद्दीन खिलजी का इनसे होमोसेक्सुअलिटी का, बट उसके एविडेंस कम है। बट मलिक कफूर की पावर का एविडेंस बहुत है। अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रोजेक्ट था कि मैं पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे अपना वर्चस्व बनाऊंगा, वो सबसे ज़्यादा मलिक कफूर ने लिंक किया था। जहाँ भी आप देखेंगे मलिक कफूर ही जा रहे हैं उनके लिए, पर्टिकुलर डेक्कन में तो काफ़ी उन्होंने सब अलाउद्दीन खिलजी के लिए कैप्चर किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ख्वाजा सरा हैं तो आप सिपह सलार नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते। ख्वाजा सरा अकाउंटेंट्स थे। मुगल्स के समय में ख्वाजा सरा वर द बॉडी गार्ड्स फॉर द हरम, क्योंकि आप हरम में बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट women have their own dignity to maintain, आप किसी मर्द को बॉडी गार्ड नहीं बना सकते, तो आप ख्वाजा सरा को बनाएंगे। एंड बिकॉज दे वर एवरीवेयर इन द पैलेस, तो वो कितनी सारी औरतों के लिए इन्फॉर्मेंट्स भी बनते थे, स्पाइस भी बनते थे, पॉलिटिकल स्पाइस, कि अगर मुझे पता लगाना है कि मेरे हस्बैंड की तीसरी बीवी क्या सोच रही है या उसके साथ क्या चल रहा है, या मुझे पता लगाना है कि मेरे हस्बैंड का नोबल क्या सोच रहा है और क्या कोर्ट में इंट्रीग हो रहा है, मेरा ख्वाजा सरा मुझे सब बताएगा, बिकॉज उनको सब जगह की इन्फॉर्मेशन रहती है। एंड दे वर वेरी वेल पेड फॉर ऑल ऑफ दीज जॉब्स एज वेल। सो दे वर अकाउंटेंट्स, दे वर इन्फॉर्मेंट्स, दे वर सिपा सलार्स, they were spies, so they seem to have done a lot of jobs, and उनका
खाजासरा होना एटलीस्ट उनकी जॉब के आड़े नहीं आता था, जैसे आज तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आता है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दैट। आई थिंक खाजासराज के लिए तो काफ़ी ओपन थी सोसाइटी। तो भी ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव में तो हरम की एक पहरेदारी है, ये काम था। पर अगर वो हम हिंदुज़म दरबारों की बात करें, जो हिंदू राजा के दरबार थे, उनमें खास तौर पे हिजरों का या ख्वाजा सिराओं का क्या रोल होता था? उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हर छोटी चीज़ के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से पता है, डिटेल्स। बट क्या उस टाइम पे ख्वाजा सरा का डिपिक्शन था या उनका रोल था, उसके बारे में कहीं कुछ लिखा क्या यही पॉपुलर कल्चर जो आज हम देख रहे हैं हो सकता है रहा हो। बट अगेन ये सब कंजेक्चर है, बिकॉज हमारे पास फोर्सेस ही नहीं है टू रिट्रेस समथिंग लाइक दैट। बहुत कम हमें मेंशंस, इनफैक्ट ना के बराबर मेंशंस। तो ऐसा है कि हिंदू राजा के बनिस्बत जो मुसलमान राजा थे वहाँ ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की प्रथा 100% इंडिया में तो सर्टनली फॉर श्योर, बिकॉज आप देखेंगे तारीख ट्रेडिशन जो आया है, जो हिस्ट्री राइटिंग का ट्रेडिशन है, वो आया ही सल्तनत के यहाँ से है। उससे पहले एक काल्हान राजतरंगिनी को छोड़ दे, उसमें मैं आ जाऊंगी, वो एक अलग केस स्टडी हो जाती है अपने आप। बट उसके अलावा जितनी भी आप सोर्सेज देखेंगे जहाँ इतिहास की बात हुई, जैसे महाभारत को भी इतिहास कहा गया है, बट आप उसको इतिहास के तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ कॉज एंड इफेक्ट का कोई आइडिया नहीं। अगर कोई कुछ खराब काम कर रहा है तो आप उसे कहेंगे उसके कर्म खराब थे, क्या उसको भगवान से कुछ खराब, तो वो कॉज एंड इफेक्ट आप नहीं एस्टैब्लिश कर सकते। सिमिलरली अगर आप बर्नी की हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, जो कि दिल्ली सल्तनत के राइटर थे, जुजानी की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, वो कहेंगे ये किंग ने ये खराब इसलिए किया क्योंकि इसकी पॉलिसी खराब थी। अब उसमें कॉज एंड इफेक्ट आ गया। मोहम्मद तुगलक के बारे में हमें पॉलिसीज़ के बारे में क्यों पता है? हमें इसीलिए पता है क्योंकि बर्नी ने उसके बारे में लिखा है कि हाँ भाई ये पॉलिसीज़ खराब थी और इसके जिम्मेदार तुगलक ही नहीं, कि उन पे अल्लाह का कोई प्रकोप था, ऐसा ऐसा कोई आइडिया नहीं है। वो आइडिया से क्या है, जब पुराण में भी काफ़ी सारी बात है सो कॉल्ड इतिहास की, बट उसको भी आप एक क्रोनोलॉजी जो आप अपने आप में देते हैं वो कॉस्मोलॉजिकल हो जाती है, युग में आप कर देते हैं डिवाइड। फिर हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये कौन सा युग कब से कब तक है, कहाँ से कहाँ तक है, कि वो सब मिथिकल उसमें जा रहा है ना। यहाँ पर एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, हिजरी में ही चाहे रिकॉर्डिंग हो तारीख में, बट एटलीस्ट हम उसके अकॉर्डिंगली बता सकते हैं, क्रोनोलॉजी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये जो राइटिंग का ट्रेडिशन है, प्रॉपर हिस्ट्री राइटिंग का, ये आया दिल्ली से। उससे पहले अगर हमने हिस्ट्री अच्छे से खोजनी है तो या तो हम एपिक्स का सहारा लेंगे या फिर इंस्क्रिप्शंस का। गुप्ता एज की सारी हिस्ट्री आई थिंक मोर और लेस इंस्क्रिप्शंस पे ही मौजूद है, एंड बिकॉज उनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन इतनी कम है, मैंने हमको लगता है बड़ी गोल्डन एज है, हमने क्या क्या तो नाम दिए उनको, और उस समय ज़रूरी भी था, हम लोग फाइट कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, तो हमको थोड़ा एक प्राइड भरना था। उसके बाद जब हमने स्टडी किया, हमको पता लगा कि काफ़ी लेवल तक फ्यूडल सोसाइटी थी गुप्ता एज, एंड गुप्ता एज इन मेनी वेज इज कंसिडर्ड टू बी डिक्लाइनिंग एज ड्यूरिंग दिस टाइम, जिससे पहले कि इस्लाम आया और मौर्यन एज खत्म हुई, कुशान का एज खत्म हुई, एंड सो ऑन सो। उसके बीच का आर शर्मा वगैरह ने काफ़ी लिखा है कि डीपली फ्यूडल सोसाइटी थी। सो इतिहास के बहुत सारे ऐसे मिथ्याएं हैं या फिर मैं कहूँ भ्रांतियां हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से आज हमारे सोसाइटी में। पॉडकास्ट का ये भी एक मकसद है कि लोगों को पता हो कि जो आप व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं उसे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो आप फेसबुक पे ट्विटर पे पढ़ते हैं उसे बहुत वेरीफाई करना ज़रूरी, क्योंकि आपने बहुत सारा अभी चूँकि अब दिवाली बीता है और एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साई दीपक, उनका एक स्टेटमेंट 2018 का एक स्टेटमेंट था कि जो वो शायद स्कंदन पुराण से वो कोट करते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो श्राद्ध में आए होते हैं और उन्हें वापस जाना होता है, इसके लिए आकाश दीपम किया जाता है। आपने उस पर काफ़ी कुछ लिखा भी, तो मैं चाहूँगा कि इस पर कुछ बताइए कि ये जो कह रहे हैं ये इसका सोर्स क्या ठीक है या इसको वो मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं किसी और तरीके से? मेरे हिसाब से तो ग्रॉस मिसइंटरप्रिटेशन है, बिकॉज आकाश दीपम का मतलब ये नहीं कि आप फायर क्रैकर्स जलाएं। तो क्लियर है, आकाश दीपम मीन्स यू लाइट द वे टिल द स्काई, एंड लाइटिंग का ट्रेडिशन ऑन दिवाली तो बहुत ही पुराना है। आई डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन दैट। फायर क्रैकर्स का ट्रेडिशन बहुत न्यू है, बिकॉज गन पाउडर एज एन ऑब्जेक्ट कम्स ओनली ड्यूरिंग द 15th-16th सेंचुरी।
बहुत नया है। बहुत नया है। बाबर का वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई इट वाज सो इजी फॉर बाबर टू कैप्चर वाज बिकॉज वो गन पाउडर लेके आया अपने साथ, और इब्राहिम लोदी को काफ़ी कम नॉलेज थी, तो वो अपना ऊपर ऊपर दीवारें पहन के बैठे थे और उन्होंने गन पाउडर से उड़ा दी उनकी दीवारें, एंड सो इजी फॉर बाबर टू जस्ट कैप्चर। इनफैक्ट इसका एक मिसनोवर भी निकला पहले पहले जब हिस्ट्री में स्टडी शुरू हुई तो मुगल एम्पायर को गन पाउडर एम्पायर भी कहा जाता था, क्योंकि वो गन पाउडर से काफ़ी सारी एरियाज को कैप्चर कर लेते थे। जबकि खराब है, ऐसा नहीं है कि गन पाउडर की कोई नॉलेज नहीं थी। सदर्न किंगडम्स में अगर आप देखें विजयनगर को काफ़ी नॉलेज थी, क्योंकि विजयनगर का कॉन्टैक्ट चाइना से था ट्रेड के थ्रू, बिल्कुल। तो उनके पास गन पाउडर, बट गन पाउडर बीइंग यूज्ड बाय किंग्स, वो आई थिंक काफ़ी हद तक मुगल्स ने काफ़ी पॉपुलराइज किया। मुगल्स के समय काफ़ी पॉपुलर था ये, उससे पहले यू वर जस्ट यूजिंग नॉर्मल कैनन बॉल्स। तो गन पाउडर का जो पॉपुलैरिटी है इतने कि भाई इंसान भी यूज कर सके, वो 16th सेंचुरी के बाद में ही आता है। सो देयर इज प्रैक्टिकली नो आइडिया एट ऑल कि उससे पहले कारतूस की बात होगी या फायर क्रैकर्स की बात होगी, श्योर लाइटिंग की बात होगी, क्यों नहीं। एंड आई डोंट थिंक उससे किसी को कोई प्रॉब्लम है, बट इट्स रीडिंग टू मच इनटू द टेक्स्ट टू से कि ये फायर क्रैकर्स की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स इस ऐसे जाएं, और ये जो भी आपका आइडिया है कि आपके एंसेस्टर्स जैसे भी जाएं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट इज आल्सो दिस आइडिया कि अगर आपको लगता है कि दैट इज डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, देन आई थिंक इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप द प्रेजेंट इनटू कॉन्टेक्स्ट कि अगर ये एनवायरनमेंट को काफ़ी ख़राब कर रहा है, सो देन इज इट वर्थ इट। एंड ऑल्सो आई थिंक gross misinterpretation of what the text is saying. हाँ, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट, क्योंकि आज हम लोग दिल्ली में बैठे हैं और दिल्ली की जिस तरह के हालत है एनवायरनमेंट को लेकर, जी, अगर आकाश दीपम को मिस इंटरप्रेट करके उसको फायर क्रैकर से जोड़ा जाए तो हो सकता है हमारे एंसेस्टर भी बहुत सारे हमें एंसेस्टर बना के ले जाए साथ कि काफ़ी लोग, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हम इस युवा अवस्था में भी इसको फील कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हमारे सीने में जिस तरीके का एक सांस फूलना आ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ जो 80 साल के 70 साल के बुजुर्ग होंगे या फिर जानवर होंगे, छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो फायर जो एयर प्यूरीफायर है वो तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है ये बहुत ख़राब है, स्पेशली फॉर दी पीपल हु आर अर्बन स्लम ड्वेलर्स, जो लोग अधिकांश ओपन में रहते हैं, आई थिंक उनके लिए तो जस्ट ब्रीदिंग दिस इज टेरेबल। एंड ये आई थिंक कहीं ना कहीं ये जागरूकता भी नहीं, हाउ बैड द एयर इज। आई थिंक पीपल जस्ट थिंक कि ठीक है ये 15-20 दिन का है, इट्स जस्ट धुआं एंड चला जाएगा। इट्स एक्चुअली टेरेबल एंड इट्स नॉट लाइक कि फायर क्रैकर जलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग बहुत बोले ट्विटर वगैरह पे, अगर आप देखिए देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स सेइंग दैट immediately in that 2-3 hours there's a spike. 1632 was the AQI recorded, and 1000 के बाद तो वैसे भी कितने एयर प्यूरिफायर्स रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। सो इट्स एक्चुअली वेरी टेरेबल। जाहिर सी बात है। अब मैं इतिहास के पन्ने पर वापस लौटता हूँ जी। एक बहुत बड़ा मिथ्या हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय, कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने चलाया। और ये बहुत पॉपुलरली, अगर आप ख़ास तौर पे जो मेजोरिटेरी जो लोग हैं इस देश के अंदर, अगर आप उनसे पूछेंगे तो उनका भी यही जवाब होगा कि बख्तियार खिलजी ने। पर मैं चाहूँगा इतिहास के पन्नों के हिसाब से इसको देखा जाए कि इतिहास के पन्नों में कहाँ दर्ज है, और अगर बख्तियार खिलजी ने जलाया तो क्यों जलाया, और नहीं जलाया तो किसने जलाया। बिल्कुल कहीं दर्ज नहीं है बख्तियार खिलजी ने नालंदा नहीं जलाया। प्राइमरी सोर्सेज में कहीं नहीं लिखा है, कोई भी सोर्स ऐसी नहीं है जो मेंशन करती हो कि खिलजी ने नालंदा जलाया। तो ये तो बात सिरे से एकदम खारिज करना चाहूँगी। मैंने अपने वीडियो में भी की है, और मैं चाहूँगी कि जितने भी एवेन्यूज़ में जाऊँ मैं बोलूँ, क्योंकि जब मैंने खुद इस पे रिसर्च करने की कोशिश की, मुझे लगा कि हो सकता है कहीं कोई एक आध प्राइमरी सोर्स तो होगी जो उसके बारे में बात करते हैं, लिटरली देयर इज नो सोर्स दैट सेज कि खिलजी कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, ना ही फारसी ना ही फारसी की। सो एक ही आई विटनेस अकाउंट है, बाकी जो सोर्सेज हैं वो बाकी सोर्सेज हैं। एक आई विटनेस अकाउंट आता है हमें तबकात नासिरी में, जो कि मिनहाजुस सिराज जुस्तानी ने लिखी थी। मिनहाजुस सिराज जुस्तानी दिल्ली सल्तनत के क्रॉनिकलर थे। उन्होंने इल्तुतमिश से लेकर सुल्तान नासिर तक कम से कम 40-45 ईयर्स का पीरियड होगा। उसकी हिस्ट्री तो प्रॉपर रिकॉर्ड की ही है, बट अदरवाइज भी रिकॉर्ड की है, जो बाकी ईरान की भी डायनेस्टीज हैं, इजिप्ट की। सो सबका समागम है ये तबकात नासिरी।
उसमें उनके 2 इन्फॉर्मेंट्स थे, निज़ाम और शमशान। और निज़ाम और शमशान खिलजी की आर्मी में थे, बख्तियार खिलजी की आर्मी में थे। तो बख्तियार खिलजी जब घोरी के एम्प्लॉयमेंट छोड़ के, क्योंकि उनको इनफ सैलरी नहीं मिल रही थी, यहाँ से दिल्ली आए, तो दिल्ली में उनको एम्प्लॉयमेंट अच्छी नहीं मिली, तो फिर वो अवध गए, अवध के इक़्तिदार के यहाँ उन्होंने काम किया। उसके बाद से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की बंगाल की तरफ। और उसके बीच में तबक़ात नासिरी हमको बताती है कि उन्होंने एक बिहार को जलाया नहीं, डिस्ट्रॉय किया, राइट। उसकी किताबें वगैरह डिस्ट्रॉय की। उनको पहले दिखा कि ये एक फोर्ट है, तो द टर्म विच इज़ यूज्ड इज़ किला-ए बिहार, राइट। तो उनको पहले लगा कि ये फोर्ट है, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। और उसके बाद जब ये डिस्ट्रॉय हो गया, उनको किताबें मिली, तो उनको बताया गया बिहार है, और बिहार का मतलब होता है मदरसा, विच इज़ अ कॉलेज। उसके थोड़ी देर बाद वो हमें बताते हैं कि बख्तियार खिलजी के सन रूल्ड इन अ विहार कॉल्ड अदवंद विहार, एंड विच इज़ द विहार ही इज टॉकिंग अबाउट। अदवंद विहार इज द उदांतपुरी मोनेस्ट्री, जो कि उस समय नालंदा से भी ज़्यादा पॉपुलर थी, बिकॉज उदांतपुरी वॉज अ न्यू मोनेस्ट्री। और ये मोनेस्ट्री पालास और सीनास ऑफ बंगाल ने बनाई थी। नालंदा का डिक्लाइन काफ़ी हद तक इन नई यूनिवर्सिटीज़ के आने की वजह से भी है, क्योंकि पॉलिटिकल पेट्रनेज जो पहले सिर्फ नालंदा को मिलती थी, वो फिर इन यूनिवर्सिटीज़ को मिलनी शुरू हो गई। तो खिलजी ने उदांतपुरी को डिस्ट्रॉय किया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दिस, ये तबक़ात नासिरी से प्रूव हो जाता है। अगर खिलजी ने एक से ज़्यादा विहार डिस्ट्रॉय किया होता तो तबक़ात नासिरी हमें बताती है, क्योंकि निज़ाम और शमशान हमें बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं विदाउट स्टॉपिंग खिलजी गोज टू बंगाल, जहाँ लक्ष्मण सेन करके वहाँ रूलर थे। और लक्ष्मण सेन को जैसे ही पता लगा कि खिलजी आए हैं, उनको फॉर सम रीज़न ही डिसाइडेड ही इज़ नॉट गोइंग टू फाइट बख्तियार खिलजी। तबक़ात नासिरी में हमें बताता है, जुज़जानी बताते हैं कि वो अपनी पैलेस के पीछे की दीवार फांद के भाग। अच्छा। He didn't put up a fight at all, and मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हो जाता है when I'm reading this, because Bengal in history has been a very rich place. अगर I mean not just पहले की बात है, सल्तनत के आने से पहले, मुगल्स के समय में भी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट जो उनको रेवेन्यूज आ रहे होंगे वो बंगाल से आ रहे हैं। That's a very rich, agriculturally very rich place. मुगल्स के जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा स्टिफ रेजिस्टेंस अगर अंग्रेज़ों को किसी ने दी थी तो बंगाली ने। तो आई एम कम्प्लीटली शॉक कि उनका, और बख्तियार खिलजी बहुत ही कम सेना लेके गए थे। ही वाज नॉट इवन द दिल्ली सुल्तान। वो कहाँ से आ रहे हैं, उनके पास बहुत कम पैसा है। उनके लिए तो कोई फाइट ही नहीं थी टू कैप्चर बंगाल। एंड एज यू वुड प्रिज्यूम 27 ईयर्स के बाद उनका ये बंगाल का एम्पायर भी खिलजी डायनेस्टी से कहीं और चला गया, किसी और डायनेस्टी के पास चला गया था। बिकॉज सो ईजी टू डिस्ट्रॉय, उनके पास कुछ खास लाभ लश्कर था तो क्यों छोड़ के चले गए। देयर लॉट्स ऑफ जादूनाथ सरकार से कि उनको प्रॉब्लम ये रही होगी कि उनको लगा हो कि दिल्ली सुल्तान आए हैं, दिस मस्ट बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग। और उनको तब पता लगा जब वो बंगाल पहुंच गए, तो देयर इज क्लियरली एन इन्फॉर्मेशन गैप। उन्होंने काफ़ी जगह अपने इन्फॉर्मेशन शायद नहीं बना पाए थे, या ही नेवर एक्सपेक्टेड कि बंगाल पे कोई ऐसे अटैक होगा, तो ही लेफ्ट। सो दिस इज ऑल दैट तबक़ात नासिरी टेल्स अस। उसके बाद हमारे पास बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं, और बुद्धिस्ट सोर्सेस में सबसे पहला धर्मस्वामिन कम्स इन 1234, एंड वो यहाँ आते हैं और वो देखते हैं कि विक्रमशिला और उदांतपुरी डिस्ट्रॉयड है। नालंदा अभी भी है, नालंदा में वो रहते हैं, राइट। बट नालंदा में वो बताते हैं उनके हिसाब से किसी तुरुष्का लोगों ने अटेम्प्टेड अटैक किया, और उनके हिसाब से पहले भी तुरुष्का ने किया। अब तुरुष्का वो तो बहुत डिबेट है। लोगों को लगता है यूजुअली तुरुष्का इज यूज्ड फॉर टर्क्स, बट नॉट ऑल द टाइम। तुरुष्का का मेंशन एक 7th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन में भी सोर्स पे भी है इंडिया के, जहाँ पर बोला गया है कि किसी तुरुष्का ने किसी मोनेस्ट्री को 7th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में तो कोई टर्क्स थे ही नहीं, राइट। किंग हर्ष है काल्हान की राजतरंगिनी में, जिनको तुरुष्का बोला गया है। और वो जो किंग हर्ष है वो कश्मीर की हिंदू किंग हर्ष है, वो टर्क कहीं से नहीं। उस समय भी टर्क्स का कोई इतना बोलबाला है ही नहीं। उनको उन्होंने तुरुष्का इसलिए बोला बिकॉज तुरुष्का इज अ डेरोगेटरी टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर इन्वेडर्स, जस्ट लाइक से मलेच इज और यवना इज। यवना अगेन कम्स फ्रॉम ग्रीक आयोनियन, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको जिसको यवना बोल रहे हो वो ग्रीक ही होगा। तो तुरुष्का का अपने हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ भी धर्मस्वामी इज नॉट एन आई विटनेस एट ऑल, ही इज सेइंग व्हाट ही इज हर्ड कि तुरुष्का हैव डिस्ट्रॉयड नालंदा, बट उनके समय में भी नालंदा स्टिल फंक्शनिंग। वहाँ एक प्रॉपर मॉन्क है राहुल सुलभद्रा करके,
जो कि वहाँ रूल कर रही इज 90+ years old, राइट. डी.आर. पाटिल जो कि किया है नालंदा पे, बिहार पे, ही इज ऑफ द ओपिनियन कि अगर आप आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें तो देयर सीम्स टू बी accidental fires which are far more responsible for the destruction of Nalanda. One such fire possibly is already recorded in an inscription. 11th century की एक inscription है, 1003 AD की exact बता रहे हैं मैं आपको, जहाँ पर बालादित्य नाम के एक पेट्रन थे जिन्होंने एक पर्टिकुलर बुद्धिस्ट टेम्पल नालंदा के अंदर उसको पेट्रनाइज किया क्योंकि वहाँ पहले एक फायर हो चुकी थी और उसको रेनोवेट कराने के लिए उन्होंने पैसा. तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी एक फायर खलजी जब पैदा भी नहीं हुए थे तो हो चुके. तो अगर आप सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड या इंस्क्रिप्शनल रिकॉर्ड में देखें तो नालंदा की डिस्ट्रक्शन काफ़ी समय से चल रही. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इनफैक्ट डी.आर. पाटिल इज ऑफ द ओपिनियन कि खलजी के काफ़ी आने के पहले ही बाय द 11th 12th century ओनली नालंदा वाज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. अच्छा. Nalanda is in decline. So there is no reason also then why anybody would want to destroy Nalanda, because वहाँ पे कोई फायदा नहीं. उदंतपुरी of course is much more lucrative because वहाँ पे अभी patronage है जो. उसके बाद then later on you have later sources. 17th 18th century में दो sources मिलती है, तारानाथ और सुम्पा खानपो. Both are Buddhist, Tibetan Buddhist monks. Both of them tell a very interesting story. They say that these are these two Brahmins जिन्होंने हवन करके उसके बाद वो हवन की आग नालंदा में फेंक दी और उससे नालंदा जल. They are of the opinion that these were these two Brahmins. The word that is used is तीर्थका, which most historians have translated to mean Brahmins. Also, अगर आप नहीं भी ये मानते, अगर आप पूरी वो रिकॉर्ड्स पढ़ेंगे, चाहे तारनाथ के पढ़ें, आप सुम्पा खानपो के पढ़ें, जिस तरीके से वो सिद्धि प्राप्त पहले करते हैं, सूर्य की पूजा करके फिर उसके बाद हवन करते, उससे पहले ही पता लग जाता है वो ब्राह्मण कौन ऐसे बात सिद्धि प्राप्त करके फिर हवन करेगा. उस समय में क्योंकि कास्ट स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी में इतने रूल्स स्ट्रिक्ट हैं, देयर इज नोबडी एल्स हु कैन डू दिस, राइट. सो इट्स अ वेरी क्लियर आइडिया दैट जिसकी बात हो रही है यहाँ पे इज क्लियरली अ ब्राह्मण. एंड तारानाथ एंड सुम्पा वेरी क्लियर अबाउट दिस. दीज आर द पीपल हु हैव जलाउड. आप इसको लिटरली ना लें, जरूरी नहीं है कि दो लोगों ने ही किया, बट ये बात, ये ट्रेडिशन तिब्बत पहुंच गया कि ब्राह्मण्स हैव डिस्ट्रॉयड नालंदा. ये ट्रेडिशन नहीं पहुंचा कि खलजी डिस्ट्रॉयड. अच्छा. तारानाथ मेंशंस अ किंग मून. अब वो कौन मून है उसके बारे में अगर आप बख्तियार खिलजी भी मान लें, मून किंग मून ने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय की, उदंतपुरी और विक्रमशिला. नालंदा वो नहीं बोलते हैं कि डिस्ट्रॉयड बाय किंग मून. एंड अगेन किंग मून कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है खलजी नहीं भी हो, कोई और भी हो सकता है. तो ये ट्रेडिशन तो पहुंचा ही नहीं कि नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय खलजी तिब्बत में, बट तिब्बत में ये ट्रेडिशन जरूर पहुंच गया कि ब्राह्मण. और मेरे हिसाब से इन दोनों को कहीं ना कहीं उस इंस्क्रिप्शन के साथ भी जोड़ के देखा जाना चाहिए जो 11th century की इंस्क्रिप्शन है, जहाँ एक्चुअल बर्निंग की बात हुई है. इनफैक्ट तबकात नासिरी में तो बर्निंग कहीं मेंशन ही नहीं है, डिस्ट्रक्शन मेंशन्ड. बर्निंग की सबसे पहली बात तारानाथ करते हैं, एंड वही बर्निंग हमें आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में भी दिखती है जहाँ की ऊपर की लेयर्स काफ़ी अच्छे से चार्ड दिखती हैं. तो पार्शियल बर्निंग तो हुई है नालंदा में, चाहे एक्सीडेंटल फायर से हुई हो चाहे किसी और ने की हो. खलजी क्लियरली यहाँ कहीं भी पिक्चर में नहीं दिखते हैं इन एनी वे एसोसिएटेड विद नालंदा. फॉरगेट अबाउट डिस्ट्रॉइंग और बर्निंग नालंदा. एक और इतिहास में बहुत सारी बातें होती हैं कि बुद्ध के 84,000 स्तूप थे इस देश के अंदर. देश का जो एक ग्रेटर भारत के रूप में मैं देखूँ, उसमें नेपाल सबको लेकर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो कहाँ गए. हाँ, तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि कहाँ गए, मतलब वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए या वो कन्वर्ट कर दिए गए. तो 2 चीज़ें हैं. एक तो इसको फेस वैल्यू पे नहीं लेते हैं. हाँ. हो सकता है कम हो सकता है नहीं हो, किसके हो. जो एक पॉपुलर कल्चर में है, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में हो सकता है कुछ अलग हो. बिल्कुल नहीं, आप सही बात बोल रहे हैं. अशोक के लिए भी ये कहा जाता है कि उन्होंने ये महावंशा करके सिलनीज क्रॉनिकल है, सिलनीज क्रॉनिकल है, जो कि ये बोलता है कि उन्होंने बुद्ध के अवशेष 84,000 स्तूप में डलवाए अशोक. अच्छा. तो अब ये मुझे पता है कि क्लियर एग्जैजरेशन है कि फुकनेस नहीं किया होगा 84,000 बनवाए हो, बट द आइडिया स्टिल इज कि हाँ उस समय बहुत स्तूप थे. अभी स्तूप कहाँ गए? काफी स्तूप को जला दिया. फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस डॉक्यूमेंटेशन इन काल्हांस राजतरंगिनी, जहाँ पर एक जयेंद्र विहार करके मोनेस्ट्री है, जिसको एक पर्टिकुलर किंग ने
जला दिया, राइट। क्षेमगुप्त नाम करके उनका किंग का नाम है, और वो 11th सेंचुरी के किंग थे, और 10th सेंचुरी के किंग थे। वो क्वीन जो सबसे कश्मीर की फेमस क्वीन है, क्वीन दिग्दा, उनके हस्बैंड, और उनका कोई एक दामन जो उनका फेवरेट लॉर्ड था वो छुपा हुआ था इस जयेंद्र विहार में, और वो उसको सिर्फ उसको मानने के लिए पूरा विहार जला। और विहार सिर्फ जलाने तक अगर आप माने, और ये माने कि चलो पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट था कि उनको एक पॉलिटिकल राइवल्स, उसके बाद वो फिर वहां से उन्होंने बुद्ध की मूर्ति हटा ली, जो वहां पर एक स्तूप बना था, उससे उन्होंने बुद्ध की मूर्ति को उखाड़ कर फिर उसके बाद उसको और बाकी पुराने मंदिरों को जो अभी यूज नहीं हो रहे थे, डीकेइंग टेम्पल से, डीकेइंग वर्ड एग्जैक्ट यूज हुआ है कालहान की राष्ट्रपति में, उसके पत्थर से एक नया शिव का टेम्पल बनाया फॉर क्षेमगौरेश्वर। तो यहाँ क्लियर लोकेटेड है ये लोकेटेड है। सो जब ब्रिटिश आए तब उन्होंने एक्सकवेशन की, तो एक ब्रिटिश रिपोर्ट में तो ये क्लियरली मेंशन है कि क्षेमगौरेश्वर करके एक टेम्पल है बारामूला में, कश्मीर से, और ये जयेंद्र विहार भी बारामूला कश्मीर जी। आज उसके अब कितने अवशेष है कि नहीं, बट डॉक्यूमेंटेशन जरूर है क्षेमगौरेश्वर। आई कैन शो यू, वो अल्फा ब्लॉक ऑफ बड़ी इजीली अवेलेबल है वो सर्वे भी, तो कोई भी देख सकता है जाके। तो वो टेम्पल वेरी क्लियरली कान्हान कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बनाया। कान्हान को ये भी कहते हैं कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, और इनको लगता है कि ये फाउंडेशन ऐसी बनाने से उनकी कोई कीर्ति बढ़ेगी, बट ये नहीं बढ़े। तो वो सब बात है, बट क्लियरली ये आइडिया जरूर है कि बिकॉज ही इज अ शेयरबाइट, देयर इज अ रिलीजियस एंगल, बिकॉज वो वहां पर सिर्फ जयेंद्र विहार को जला के सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। He wants to take that Buddhist, take that idol of Buddha, and then फिर उसका, उसको as a stone, foundation stone use करना temple में. There's a clear religious angle to this. There are other examples as well. There is an example of a Buddhist cave in Maharashtra, जहाँ से 2 temples बने हैं जिसको repurpose करके एक शैव टेम्पल बना है जो कि अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, और दूसरा एक विट्ठल टेम्पल बना, राइट। एंड वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ये बुद्धिस्ट केव थी, और ये डोनेट की गई थी, एक घापड़ा नाम की औरत थी, 2 बेटियों ने डोनेट की थी फॉर द बुद्धिस्ट मंक्स। एंड उसके बाद देन यू गेट टू नो कि ये इवेंचुअली, और अब बहुत और इंस्क्रिप्शन तो मराठी में भी है जिससे पता लगता है कि कन्वर्जन हुआ। हाँ जहाँ ये कन्वर्जन हुआ, राइट। सो ऐसे काफी सारे मेरे हिसाब से स्तूप हैं जो कन्वर्ट कर दिए गए हैं। एक और एग्जाम्पल है जहाँ पर एक टेम्पल बना था, ये एक सोर्स है दिव्य सूर्य चरिता करके, जो अलवर्स की सोर्स है, जहाँ पे अलवर सेंट्स का वर्णन हुआ है। वहाँ पर तिरुवंकाई करके एक अलवर सेंट थे। इनको जब उनके स्वप्न में ऋषि जी आए, उन्होंने बोला कि आप श्री रंगनाथ टेम्पल को रेनोवेट कराइए, उसको एक्सटेंड कराइए। तो उन्होंने फिर काफ़ी कुछ किया, उन्होंने काफ़ी सारे वर्कर्स को पैसा भी दे दिया, ऐसा मेंशन है। और एक चीज़ जो उन्होंने की, क्योंकि वो इसको गिल्ड कराना चाहते थे, गोल्डन उसको गिल्डिंग देना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने नागापट्टिनम के स्तूप को तोड़कर उसमें जाकर एक गोल्डन बुद्धा के स्टैचू को वापस लेकर आया, उसको मेल्ट किया, और उसको यूज करके वो श्री रंगनाथ टेम्पल को गिल्ड किया, राइट। सो यहाँ क्लियरली एक आइडिया है कि बिकॉज बुद्धिज्म एनीवे टुवर्ड्स 8th-9th सेंचुरी वाज नॉट वेरी पॉपुलर, तो उसकी काफ़ी सारी श्राइन्स का रीयूज, सर्टनली उसका डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है। बहुत और एग्जाम्पल है। DN झा ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में 2006 का उनका प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, पता नहीं कितने ऐसे एग्जाम्पल्स एनूमरेट किए थे। नालंदा का भी उन्होंने उसी में जिक्र किया था, जयेंद्र विहार का भी उन्होंने इसी में जिक्र किया। तो पेपर अपने आप में बहुत बढ़िया है। जैन श्राइन जैसी कितनी है, ना केवल सिर्फ बुद्धिस्ट श्राइन, देयर आर सो मेनी जैन श्राइन्स। साउथ में बहुत हुआ था जब वीर शैवाइट मूवमेंट आई थी 14th सेंचुरी 13th-14th सेंचुरी के करीब, तब वो बहुत पॉपुलर हो गई थी। एंड बिकॉज इट वाज अ न्यू मूवमेंट, उनके पास इतना पेट्रोनेज नहीं था, एंड जैनिज्म उससे पहले वहाँ बहुत पॉपुलर हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जाकर इतनी काफ़ी सारी ऐसी जैन श्राइन्स को चेंज कर दिया। तो एक सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका है मेकुदी टेम्पल हल्लूर में करके, कर्नाटका में है हल्लूर। वहाँ पर उन्होंने जिना की श्राइन को, जिना की जो मूर्ति है उसको उखाड़ कर उस पर बबूत लगा कर, वीर शैवाइट सबूत को बहुत अच्छा मानते हैं,
उसको सेंट्रल आयल में ही छोड़ दिया ताकि जो लोग आए उनको दिखे कि ये हुआ है, और उसकी जगह पर उन्होंने शिवलिंग बना दी, जो मेन जो गर्भगृह जिसको बोलते हैं टेम्पल का, जो सैक्टम सैक्टोरम होता है, और बाहर में एक नंदी लगा दिया, और बाकी पूरा टेम्पल सीन। ये और भी ज्यादा रीजन है कि टेम्पल कन्वर्जन आपको देखने को नहीं मिलती, या समझ नहीं आते, या हमको पता नहीं लगता है, बिकॉज बाहर से तो टेम्पल सेम ही दिखता है ना, लुक एंड फील तो सेम ही है। टेम्पल और मॉस्क कन्वर्जन को इतना लोग बड़ा चाह के इसलिए बोलते हैं, और उसका एक तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत है, और दूसरा ये भी है कि भी दिखता है अलग से, क्योंकि मॉस्क अलग से दिखता है, टेम्पल अलग से दिखता है। टेम्पल के इससे भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जो किताबों में ऑफकोर्स है, बट क्योंकि आज कोई अवेयरनेस नहीं है। जैन टेम्पल से तो खैर काफ़ी सारा साउथ में ऐसा हुआ है। दोदप्पा टेम्पल इज़ अनदर टेम्पल, मैंने फिर से चाइनीज बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान में एक करके है उमडेश्वर महादेव टेम्पल, वो एक श्वेतांबर जैन मंदिर को चेंज करके बना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। औरंगजेब को भी लेकर एक जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उस पर एक बड़ी बहस होती रहती है। ये भी है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि औरंगजेब ने तोड़वाया, और एक ये भी कहा जाता है कि औरंगजेब तो काशी तक पहुंचा ही नहीं, वो मिर्जापुर के चुनार तक होके वहीं से चला गया। जी इसका प्रमुख कारण क्या रहा? अगर ये सब हुआ भी है या हुआ भी है तो किसने किया है? वो तो बाद में अहिल्याबाई होलकर जी ने उसको एक निर्माण करवाया, वो तो एक लेटर स्टेज का था। बस उस समय की भ्रांति है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया और नंदी वहीं रह गए। वो दिखता है कि आज जो बहस है कि नंदी वहां देख रहे हैं शिव की तरफ। जी 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 काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रीजन, उसको डिस्ट्रॉय करने का सबसे बड़ा रीजन पॉलिटिकल रीजन। वहाँ पर उसके जो पुजारी थे, उसका जो ट्रस्टीज थे, दे सपोर्टेड शिवाजी अगेंस्ट औरंगजेब। इनफैक्ट जिसने टेम्पल बनवाया था, मानसिंह के जो बेटे थे जय सिंह, वो भी शिवाजी को सपोर्ट करते थे। तो जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो वन ऑफ हिज नी-जर्क रिएक्शन वाज टू डिस्ट्रॉय द टेम्पल। अब आप उस पर बहस कर सकते हैं आज बैठ के कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन इज करेक्ट और नॉट। सिमिलरली आप शेमुगुप्त को भी जज कर सकते हैं, क्या उसके लिए पूरे एक विहार को जलाना सही था, क्योंकि अंदर में एक उनका पॉलिटिकल राइवल बैठा हुआ। तो आप उसको जज कर सकते हैं, बट इतिहास में तो शायद ऐसे भी बहुत बार हुआ हो कि वैष्णवाइट्स ने शिवाइट्स के बहुत सारे मंदिर बिल्कुल लाइक मैं आपको बता ही रही थी एग्जाम, जैन मंदिर कितने हुए हैं, बुद्धिस्ट टेम्पल्स कितने हुए हैं, शैवाइट वैष्णवाइट कितने हुए हैं। ये शेमुगुप्त का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, यू नो इट ऑफर्स अ ग्रेट पैरेलल, बिकॉज अगर आप औरंगजेब को ब्रूटली मान रहे हैं तो देन शेमुगुप्त आल्सो देन कम्स अंडर द सेम कैटेगरी, बिकॉज उन्होंने सिर्फ एक इंसान को खत्म करने के लिए पूरी मॉनेस्ट्री जला दी। मस्ट हैव बीन वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द पीपल लिविंग ओवर देयर। सिमिलरली मस्ट हैव बीन ट्रॉमेटिक फॉर द पीपल जो काशी विश्वनाथ को मानते थे या ट्रस्ट में बिलीव करते थे। तो उसको आप जज कर सकते हैं, बट पॉइंट ये है कि औरंगजेब इज नॉट डिस्ट्रॉइंग काशी विश्वनाथ टेम्पल विद अ रिलीजियस एंगल, ही इज डिस्ट्रॉइंग इट टू मेक श्योर दैट हिज डिट्रैक्टर्स या जो स्टेट के खिलाफ उनको ये पता लग सके कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, आप स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते, राइट। इसके साथ मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप औरंगजेब को काशी विश्वनाथ के लिए फेमस कर रहे हैं तो औरंगजेब को अगर आप इसलिए भी फेमस कीजिए कि उन्होंने मथुरा के टेम्पल को डोनेशन दी। क्योंकि मैंने जब ये शेमुगुप्त का एग्जाम्पल ट्विटर पे डाला, काफी सारे लोग आके बोले कि अरे जयेंद्र विहार के जो निर्माण था वो भी तो किसी हिंदू किंग ने किया। तो ऐसे औरंगजेब ने भी कितने लोगों को डोनेशन दी है, उन्होंने शत्रुंजय के टेम्पल्स को दी है। जैन्स खासकर बड़े इम्प्रेस रहे औरंगजेब से। एक राइटर थे, उन्होंने लिखा है मर्दानो और महाबली औरंगशाही नारंदा, उनको मर्दाना और महाबली बोला गया है, और उनको काफी बड़ा राजा और बड़ा ही somebody who is willing to give a lot of patronage, क्योंकि उन्होंने शत्रुंजय के जैन टेम्पल्स को काफी पेट्रोनेज दी। फिर उसके बाद उन्होंने महाकाल टेम्पल को डोनेशन दी है। उनके रूल में मालवा के उज्जैन के महाकाल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाकालेश्वर जो मंदिर है, उसको डोनेशन, ताकि उसका नंदन द्वीप जो है वो प्रज्वलित रहे, उसके लिए काफी सारे घी की डोनेशन औरंगजेब की राज्य से गई है। सनद जारी किया गया, मालवा के गवर्नर्स ने बताया वर्किंग अंडर औरंगजेब, उस पर मुहर जो लगी होंगी मुगल, वो अगर उस जो लगी होंगी वो मुगल ही लगी, तो औरंगजेब की ही नहीं। सो देयर आर मेनी सच डोनेशंस दैट हैव बीन गिवन। नाथपंथी मठ जहाँ के आदित्यनाथ भी है, नाथपंथी मठों को भी कितनी सारी डोनेशन औरंगजेब ने दी, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, मुगल डॉक्यूमेंटेशन तो कभी छुट्टी नहीं है। तो मुझे लगता है कि औरंगजेब को आपने विलनाइज करना है, कीजिए। मैं मतलब औरंगजेब को यहाँ पे लॉयर नहीं हूँ,
पर आई थिंक अगर आप किसी किंग को देख रहे हैं तो फिर आप उसके अच्छी पॉलिसीज और बुरी पॉलिसीज दोनों देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में नहीं देखना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। अंटिल अनलेस आपका कोई एजेंडा हो, जो कि कॉलोनी लोगों का एजेंडा था, वो चाहते थे औरंगजेब को विलनाइज करना और उन्होंने कर दिया। उन्होंने काशी विश्वनाथ तो काफी बड़ी बात की, और ये उन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया कि उन्होंने कितनी सारी डोनेशंस टेम्पल को दी हैं, जो कि बाकी मुगल किंग्स ने भी थी, राइट। एक तो औरंगजेब का एक विलेनियस कैरेक्टर है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए और उन्होंने कन्वर्ट करवाया, बिल्कुल ये एक पक्ष है। एक मुसलमानों का भी अपना एक पक्ष है औरंगजेब को लेके, क्यों नहीं जिंदा पीर कहा जाता, गलगीर कहा जाता, रहमतुल्लाह अलैह का उनको दर्जा है, उनकी इनकी मज़ार भी है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। क्या औरंगजेब का वैसा कोई कैरेक्टर था कि वो अपनी टोपी सिलकर कुरान लिखकर कमाते थे और उसी से खाते थे, या फिर वो एक रॉयल जिंदगी जीते जिंदगी? पक्का ये तो, आई मीन ये थोड़ा एक्सेसिव हो गया। ही इज अ किंग एंड ही विल फॉलो एवरी pomp and show of the मुगल, बिकॉज अगर आप किंग हो तो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दिखाएं कि आप किंग, यू नो दैट इमेज हैज टू गो विथ यू। वो जब भी जाएंगे उनके ऊपर एक छत्र चलेगा, वो घोड़े के ऊपर ही चलेंगे, हाथी के ऊपर ही चलेंगे, ऐसे कभी पैदल ऐसे सैर पे नहीं निकल जाएंगे कि आई एम अ वेरी पायस पर्सन। ये आई थिंक मिथ यहाँ से शुरू होता है कि उनकी एक्चुअली अगर आप ग्रेव देखेंगे तो इस छोटी सी एकदम इनसिग्निफिकेंट सी ग्रेव है, और वो खुलदाबाद में है, औरंगाबाद के बगल में, जो खुलदाबाद को संतों का शहर भी माना जाता है, सूफी सेंट्स हैं वहाँ बहुत सारे। तो उनके जो मेन सेंट थे उनके बिल्कुल बगल में। अगर आपको नहीं बताया जाएगा कि औरंगजेब की ये ग्रेव है, आपको नहीं पता चलेगा, वो इतनी इनसिग्निफिकेंट सी ग्रेव है वहाँ पर। तो आई थिंक बिकॉज उन्होंने इतनी इनसिग्निफिकेंट सी ग्रेव रखी, वो खुद अपने आप में ही बहुत बड़े यू नो रिलीजियस चीज़ों में इन्वॉल्व होने वाले थे। उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी की जो कि उनके हिसाब से अन इस्लामिक थी। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस आइडिया कि औरंगजेब ने हो सकता है म्यूज़िक बैन किया, हालांकि जब तक वो किंग नहीं थे उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमें पक्का पता है कि उन्होंने सामूगढ़ की लड़ाई से पहले, सामूगढ़ की लड़ाई में उन्होंने तारशकों को हरा दिया था, जो कि सबसे डेफिनेटिव बैटल था उनकी थ्रोन के लिए। उससे पहले उन्होंने मुराद को बुलाया, उनके जो भाई थे उसको बुलाया, और उसमें म्यूजिक बिठवाया अपने कैंप में। तो वी हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑन दिस। तो ऐसा नहीं है कि औरंगजेब वाज नॉट अ पायस पर्सन, ऑस्टियर पर्सन। ही सीम्स टू पर्सनली रियली थिंक ऑफ इस्लाम इन अ वेरी हाई रिगार्ड। तो आई एम श्योर वो होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ही स्टॉप बिकमिंग किंग और ही स्टॉप डूइंग पॉलिटिक्स। ये बहुत ऐसे किंग्स का गलत मतलब निकाला जाता है, जहाँ लोगों को लगता है कि इस्लाम वाज समहाउ अ पॉलिसी मेकर फॉर द मुस्लिम रूलर्स। इस्लाम वाजंट। अलाउद्दीन खिलजी को ले लीजिए, उनकी एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, बर्नी ने रिकॉर्ड की थी, और बर्नी उसमें बोलते हैं कि काजी थे, काजी मुगीसुद्दीन, उन्होंने इस इल्ज़ाम लगाया अलाउद्दीन खिलजी पे कि आपकी पॉलिसी शरिया फॉलो नहीं करती। अच्छा। और सबसे बड़ा उनका ये रीज़न ये था कि शरिया में आप 20% से ज़्यादा टैक्स नहीं लगा सकते, बट अलाउद्दीन खिलजी वाज चार्जिंग समवेयर अराउंड 30-40%, व्हिच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ टैक्स। तो उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं वो करता हूँ जो मुझे पॉलिटिकली एक्सपीडियंट, चाहे फिर वो शरिया से कंप्लाई होता हो या नहीं। एंड दैट इज़ अ ह्यूज statement to make, because not only is Alauddin Khilji now openly defying Sharia, he is saying कि मैं अगर जब किंग हूँ तो मुझे किसी भी रिलीजियस लॉ को फेवर करने की करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे, मेरे पास आज़ादी है कि मैं अपने तरीके से पॉलिटिकल डिसीजन ले सकता हूँ। मुझे आई डोंट हैव टू पे एनी लिप सर्विस। अकबर भी तो वैसे ही किए। अकबर भी कभी भी किसी शरिया को, उससे उनसे बहुत खराब लोगों को लगता था, बधाई नहीं थी। उन्होंने मुंतखब तवारिक पूरी इसीलिए लिखी, उनको लगता था ये तो काफिर हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं। वो सूर्य परस्त बोलते थे उनको कि वो सूरज की पूजा करते हैं ऑल ऑफ दैट। अकबर ने बोला कि मेरे ज़माने में किसी को भी टुवर्ड्स द एंड उन्होंने ये कर दिया था, ना किसी मस्जिद को पेट्रोनेज मिलेगी, ना किसी मंदिर को पेट्रोनेज मिलेगी। स्टेट हैज़ गॉट नथिंग टू डू, अपना अपना देखिए। स्टेट विल नॉट पेट्रोनाइज एनी रिलीजन, वेरी फ्रेंच सॉर्ट ऑफ सेक्युलरिज्म सो टू स्पीक। ऑल्दो मैं वो टर्म उस समय नहीं यूज़ करना चाहूँगी, तो सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही मॉडर्न मीनिंग है, बट सो टू स्पीक उनका जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का। एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, ही इज़ वर्शिपिंग द सन। लोग उनको देखने आते हैं, उनका योगा दर्शन का आइडिया है, इज़ अ क्वाज़ी डिवाइन, दीन इलाही। हाँ, काफ़ी लोगों को लगता है वो रिलीजन है, तो वो रिलीजन था नहीं।
दीन इलाही थोड़ा एक ट्रांसलेशन का झोल हो गया। जब हेनरी बेवरेज ने पहले ट्रांसलेशन की तो दीन इलाही जो ये टर्म हुआ है यूज अकबरनामा में, अकबरनामा की जब उन्होंने ट्रांसलेशन की तो इट वाज जस्ट बेसिकली मेंट एज अ टर्म टू डिनोट मोनोथीज्म। ये नहीं उन्होंने बोला कि मोनोथीज्म अकबर ने शुरू किया, उन्होंने कहा कि मोनोथीज्म का टर्म है दीन इलाही। ऐसे बहुत अजीब अजीब टर्म्स बाय द वे अबुल फजल यूज करते हैं, उसका अपने आप में एक पेपर लिखा जा सकता है। वो फॉर एग्जाम्पल इस्लाम को इस्लाम नहीं बोलते, बोलते अहमदी कश, अच्छा, which basically means the religion of Islam। तो हर जगह अहमदी कश वर्ड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, उसका इस पर डिस्कशन हो सकती है। तो दीन इलाही इज ऑल्सो वन ऑफ द टर्म। अब नाउ बेवरेज ओवर हियर ट्रांसलेटिंग विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट इज थिंकिंग ये तो भैया रिलीजन है और ये रिलीजन अकबर ने शुरू किया। जब थैक्सटन ने इसकी ट्रांसलेशन it just mentions monotheism, it is not saying divine monotheism, इसका literal translation है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने ये स्टार्ट की। एट मैक्स अकबर ने अपने समय में एक कल्ट टाइप स्टार्ट किया होगा जहाँ वो सूफीजान टाइप्स थे। अगर उनकी पेंटिंग्स देखिए 1580 के बाद तो उनको ऐसे ही दर्शाया गया, एकदम सफ़ेद पोश, जहाँ पर वो लगते हैं थोड़े संत लाइक। उनको उनके जहन में ये भी बात थी कि वो मेहदी हैं। मेहदी एक मूवमेंट थी जहाँ पर दिस आइडिया वाज देयर कि जब इस्लाम के 1000 साल फिनिश हो जाएंगे तो उससे पहले एक प्रॉफिट आएगा जो कि हमें क़यामत के दिन तक लेके जाएगा। क्योंकि आइडिया था कि इस्लाम के 1000 साल बाद क़यामत का दिन आएगा। एंड अकबर के समय में 990 AH 991 AH होना शुरू हो गया था। सो ही इज़ अंडर द इम्प्रेशन ही इज़ द मेहदी एंड ही हैज़ टू मेनी पीपल अराउंड हिम। और ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, हमें क्लास में बहुत लाइक समय लेके बताती हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग लगता है हाउ अकबर वाज सो एनामर्ड बाय दिस आइडिया। फैजी जो कि अबुल फजल के भाई थे, मुबारक फैजी सॉरी अबुल फजल के पिता थे, मुबारक उनके भाई थे। तो ये सब लोगों को लगता, इनको भी लगता था कि ये बेटी है, लगता था अरे भाई सर आप ही हैं। इसी से शायद ये मिथ भी आया है कि अकबर इलिटरेट थे बिकॉज प्रॉफिट वाज कंसिडर्ड टू बी इलिटरेट। सो ये आइडिया कि जबकि मेरे को नहीं लगता वो इलिटरेट थे, ये आइडिया ख़राब है। और फिर लोगों ने इससे ये भी जोड़ दिया कि वो तो जी सुना करते थे अकबरनामा अबुल फजल से। अरे भी तो सुनेंगे, उनका मतलब ही कैन आस्क एनीबॉडी टू रिसाइट एनीथिंग, ही इज द बादशाह, ही डजंट हैव टू रीड एनीथिंग ऑन हिज ओन। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनको एजुकेशन नहीं दी, उनका सारा बचपन अपने ननिहाल में गुजरा है। जब हुमायूं को यहाँ से बाहर भेज दिया गया था शेरशाह सूरी ने, तो वो अपनी बीवी के मायके में गए थे जी। तो ईरान में तो बहुत एजुकेशन, क्यों कैसे नहीं उनको पढ़ाया गया होगा मर्सी एंड ऑल। सम पीपल सी यूज डिसलेक्सिक एंड ऑल, वो उसका एविडेंस कहीं है नहीं। सो मुझे नहीं लगता कि अकबर को पढ़ना नहीं आता था। इनफैक्ट देयर इज ऑल्सो दिस, मैं इस पे फिनिश करूंगी अपनी इस आंसर को। देयर इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग कपलेट विच इज एट्रीब्यूटेड टू अकबर, which goes something like प्रीथल सु मजलिस गए तान सेन सु राग हसबो रंबो बोलबो गया वीरवर साथ। विच मीन्स प्रीथल जो कि वहाँ पे एक कोर्ट पोएट थे अकबर के नौरत में से एक, पृथ्वीराज करके, वो कृष्ण भक्त, उन्होंने कृष्ण पे एक लिखी थी, कृष्ण रुक्मणी रिबेली करके एक पोएम लिखी थी, राजपूत थे वो। तो पृथ्वीराज के साथ प्रीथल के साथ मेरी मजलिस चलेगी, जो मेरी मजलिस लगा करते थे जहाँ मैं कोर्ट पोएट्स को बुलाता था। जब उनकी मौत हो गई तो मेरी मजलिस चली थी। तानसेन सुरा, तानसेन के जाने से, उनकी मौत होने से मेरा राम चला गया। हंसपो रमो बोलबो गया वीरवर साथ, वीरवर इज वीरमज, तो मेरा हंसना रमना और बोलना जो मैं एक दोस्त के नजरिए से करता था, वो चला गया बीरबल के साथ। तो आई थिंक ये कपलेट माना गया, इसको सोरठा बोलते हैं 4 लाइनों के दिए। ये माना जाता है कि अकबर की लिखी हुई थी। हो सकता है अकबर ने लिखी, हो सकता है नहीं लिखी हो, उस पर बहस हो सकती है, बट मेनी पीपल एट्रीब्यूटेड टू अकबर। तो अगर उन्होंने ये लिखी है तो वो इलिटरेट तो कहीं से नहीं थे, बट आई थिंक उनको ये आइडिया ज़रूर बतवाना था कि मैं एक प्रॉफिट की तरह ही इंसान हूँ, और इसीलिए तो उनका एक अपना रिलीजन पे पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट था। इस्लाम काफ़ी साइडलाइन हुआ दिखता है हम पर, राइट। सो सिमिलरली फॉर औरंगजेब आई थिंक इस्लाम वाज एवर द मेजर डिसीजन मेकर। कोई ऐसा डिसीजन लगता नहीं जो उन्होंने इसलिए लिया हो बिकॉज इस्लाम ने उनको बोला हो। मैक्स टू मैक्स अगर आप देखेंगे, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने रेवेन्यू मोहम्मद तुगलक के बाद कम इसलिए कर दिया 20%, को उनको लगा कि इस्लाम में 20% से ज़्यादा खराज नहीं लिया जाता। बिल्कुल इतना थोड़ा बहुत होगा, बट शरिया के हिसाब से कोई बैरली एनी पॉलिसी जो किसी रूलर ने ली। और औरंगजेब जिस तरीके से
पावरफुल मुगल किंग नजर आते हैं जी। उनका पूरा सब कॉन्टिनेंट पे एक बड़े हिस्से पे राज है। बिल्कुल डाउनफॉल मुझे लगता है औरंगजेब के बाद से ही डाउनफॉल शुरू होगी मुगल सल्तनत। ही वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल। उनके समय में द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर ऑफ द मुगल एम्पायर वाज द मैक्सिमम। फैसिनेटिंगली वेरी फ्यू पीपल नो उनके समय में राजपूत नोबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम 24 to 33%, which is the highest in any Mughal emperor ever. औरंगजेब ने सबसे ज्यादा राजपूत को एम्प्लॉय किया 33%। और ये जो मुगलिया और राजपूतों में जो शादियां होती थी ये है के नाते होती थी या ये एक पॉलिटिकल गठबंधन होता है? बिल्कुल पॉलिटिकल, दोनों तरफ को इससे बहुत फायदा। जहांगीर ने एक्सेप्शन बनाई थी वतन जागीर की ताकि राजपूत से खुश रह सके। वतन जागीर का मतलब होता है कि जहाँ की आपकी जिम्मेदारी है आपको वहीं की जागीर मिलेगी, किसी और को नहीं मिल सकता। आपके बाद आपके बच्चों को भी ये मिल सकती है, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम मतलब जागीर सिस्टम में हेरिडिटरी नहीं है। आपका जो मनसब आपको दिया गया है, आपकी जो जागीर आपको दी गई है वो आपसे ली जा सकती है और जानबूझ के लिए भी जानी चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि किसी गवर्नर का वर्चस्व बच जाए कि एरिया में, फिर कल को फिर आपके खिलाफ वो विद्रोह करेगा, राइट। तो आप क्योंकि ये नहीं चाहते इसलिए आप ट्रांसफर करते रहेंगे जागीर। बट वतन जागीर आर एक्सेप्शन। जहांगीर ने जानबूझ के इसलिए किया था ताकि उनकी रिलेशनशिप विद राजपूत कुड बी सीमेंटेड वेरी वेल। एंड यू नो शादी जैसे जहांगीर की मदर वाज राजपूत, तो उससे फिर आमेर के कोर्ट को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, राइट। सिमिलरली जहांगीर ने भी शादियाँ की राजपूत से दोनों को फायदा हुआ है। एक तो ऑफ कोर्स सो मेनी राजपूत वर एम्प्लॉयड इन द मनसब जागीर सिस्टम, स्टार्टिंग विद अकबर ऑल द वे अप टिल औरंगजेब। ग्राफ उनका ऊपर ही जाता है। बहुत सारे मनसबदार थे एंड दे हैड अ डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन देयर जागीर। एक नंबरिंग भी होती थी मनसबदारी की। जी जी बिल्कुल। मनसब वाज डिफाइंड बाय टू, जात एंड सवार। जात मेंट कि आपको कितनी सैलरी मिलती है, और सवार मेंट कि आपको उसके हिसाब से कितने हॉर्सेस मेंटेन कर, ताकि कल को जब मुगल आर्मी को चाहिए हो तो स्टैंडिंग आर्मी प्लस आप जो हॉर्सेस लेकर आएंगे, जो मनसब जागीर हॉर्सेस लेकर आएंगे, उनको सबको मिला के फिर मुगल आर्मी बनती। एंड उसकी भी फिर फर्दर रैंकिंग होती थी 2 अस्पा सी अस्पा करके कि पर पर्सन कितने हॉर्सेस। 2 अस्पा मीन्स 2, सी अस्पा मीन्स 3। तो अगर मुझे किसी मनसबदार को डिफाइन करना हो तो मैं बोलूँगी कि 5,000 कर लेते हैं, 5,000 ज़्यादा आई डोंट थिंक प्रिंसेस के अलावा किसी को मिलती थी। तो जैसे कि 5,000 जात, 4,000 सवार, 6,000 2 अस्पा सी अस्पा, विच मीन्स 5,000 रैंक, 4,000 सवार, जिसमें से 3,000 2 अस्पा सी अस्पा, विच मीन्स पर पर्सन 2 हॉर्सेस और 3। राइट, दैट इज हाउ यू वुड डिफाइन इट। और प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप किसी को रैंक दे चुके हैं तो उसके बाद आप रैंक उसकी बढ़ाते ही थे, 5,000 तक कम नहीं कर सकते थे, तो वो भी स्टेटस में कम लगता था। और उसी के हिसाब से फिर आप किंग के आसपास बैठते भी। अगर आप बहुत हाई रैंकिंग है, 5,000 अबव है, प्रिंसेस हैं, तो आप काफ़ी पास बैठेंगे। उसके बाद अगर आप 4,000 है तो ऐसे काफ़ी पीछे पीछे फिर सब कुर्सियाँ लगी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये औरंगजेब के समय में ये बहुत बड़ा हुआ था। उन्होंने शिवाजी को बुलाया उनसे मिलने के लिए कि भी शिवाजी काफ़ी डेक्कन को हथियाने की कोशिश कर रहे थे, इनसे बात की जा सकती है। तो जब शिवाजी आए तो उनको काफ़ी पीछे बिठाया गया। औरंगजेब ने जानबूझ के नहीं बिठाया, मंस कोर्ट का रैंकिंग ही वही है। ही वाज नॉट इवन वर्किंग फॉर द मुगल्स एट दैट टाइम ना, तो उनको पीछे ही बिठाया जाएगा। औरंगजेब शिवाजी को वेरी अपसेट, इनको पीछे बिठाया गया और उनको बड़ी लेट ऑडियंस मिली, तब वो उठ के चले गए। औरंगजेब को अपसेट कि आप मुगल सभा में मुगल बादशाह के परमिशन के बगैर ही नहीं मर्जी से आप नहीं डिसाइड कर सकते कि भैया मेरा लंच टाइम हो गया, फिर जा रहा हूँ, अपने आप देखो अपना। You have to ask for permission. No, it's a court protocols. So this became a huge ego thing between these two people as well. So the idea therefore is कि मनसब जागीर जो ये सिस्टम है, ये अपने आप में ही for the Mughals also was something that they had to follow. ये बहुत अच्छा आर्टिकल अथर अली ने लिखा था which says कि ये जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पैराफर्नीलिया, क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल पैराफर्नीलिया वो कहते हैं इसको, जो बनाया इन लोगों ने, मुगल्स ने, ये उनको भी बांधता था, सिर्फ बाकी लोगों को नहीं बांध, उनको भी स्ट्रीमलाइन कर।
फिर उनको भी ये था कि जात के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और सवार के हिसाब से आपको एडिशनल सैलरी मिलेगी, राइट, जिसको ताबिनान बोला जाता है। और वो फिर आपको ये दोनों चीजें, आपको एक जागीर मिलेगी और वो जागीर उसी हिसाब से कटी होगी, कट इन द सेंस लाइक कि अगर आपका इतना एरिया है तो उस एरिया की यील्ड, उसका एस्टिमेटेड यील्ड, उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू विल बी मोर और लेस इक्वल टू योर तनख्वाह एंड योर ताबिनान। तनख्वाह इज व्हाट यू गेट एज आजाद पर्सन, जो आपकी सैलरी है, और ताबिनान जो आपको एडिशनल मिलता था समाज के। पृथ्वीराज चौहान का खास, या महाराणा प्रताप की मैं बात करूँ, सॉरी पृथ्वीराज चौहान की नहीं, महाराणा प्रताप का एक बड़ा कन्फ्रंटेशन पॉपुलर कल्चर में रहा है मुगल अकबर के साथ। हल्दी घाटी का युद्ध बड़ा पॉपुलर रहा। बहुत सारे इतिहासकार ये बोलते हैं उनकी फैमिली में भी मनसबदारी सिस्टम रहा मुगलों के साथ। इसके ट्रेसेस आप कहाँ देखते हैं? उसकी ट्रेसेस बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, बिल्कुल रहा। इनफैक्ट अगर आप अबुल फजल का वर्णन पढ़ें, वो काफ़ी क्लियर है दैट आफ्टर अ वाइल जब इनको इंजरी हो गई थी हल्दी घाटी के बैटल में, तो he started to retreat. In fact, what is fascinating is that the majority of the soldiers who fought against what is this person name? अकबर, Maharana Pratap. The person who, the people who fought against Pratap, one of the biggest, soldiers were the Rajputs. बहुत सारे राजपूत नाम हैं। अगर आप जाके अबुल फजल की ट्रांसलेशन बहुत सारी से मिल जाएगी आपको पढ़े। Most of them are fighting, are Rajputs basically, and the Rajput is the one who critically injures Pratap, and then Pratap has to retreat because he knows that if he does not do tactical retreat right now, so he might lose the battle, might even lose his life. So that is when the retreat starts happening. So where does he comes back, Akbar, after retreating, and then what happens after that? So basically that then means that the entire area for the time being is captured by Akbar. And then of course there is this idea that whatever is left becomes, that of Pratap. So there is no, further engagement with Pratap later on, right? So the जो idea है कि, उसके बाद प्रताप ने पूरा अपना, I think थोड़ा यहाँ exaggeration है. But their borders were more or less sealed after Haldi Ghat. पर उन्होंने कभी मनसबदारी स्वीकार नहीं. And ये नहीं, that is true. He did not, he personally did not, but his family did. And that does not mean that is somehow the template for all Rajputs, considering जो उनको fight कर रहे थे वो शिवाजी को कितने Rajputs fight कर रहे थे मुगलों के लिए? One of the major soldiers who were fighting against Shivaji again Rajputs. आप पढ़ लीजिए. इवन मराठा और डेक्कन ने मिलके भी मैसूर पे मलिक अंबर करके एक शिवाजी से पहले थे, जिसकी आर्मी में मालोजी भोसले और शाहजी भोसले, जो कि फादर और ग्रैंडफादर थे इनके शिवाजी के, राइट? मालोजी वाज द ग्रैंडफादर. वो जो थे वो इनकी आर्मी में थे, मलिक अंबर की आर्मी थी. वो हबशी जनरल, हमें तो मुगल का बहुत कहते ना ईंट से ईंट बजा देना लिटरली. दैट इज व्हाट ही डिड. एंड जहांगीर वाज सो फ्रस्ट्रेटेड बाय मलिक अंबर कि वो हाथ में कभी नहीं आते हैं. गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर एग्जांपल मराठों को इन्होंने सिखाया. अहमदनगर किंगडम के वो वजीर थे एंड देन ही इवेंचुअली बिकेम द किंग मेकर ऑफ अहमदनगर किंगडम. एंड उनके वहाँ पे उनके अंडर में एक मराठों की टुकड़ी होती थी, बॉर्गी बोला करते थे. तो जो उन्होंने बॉर्गी को सिखाया that became बर्गीरगिरी, which is the guerrilla warfare, which is basically कि आप अपने environment का best use कैसे करेंगे. छुपकर आप वार करेंगे, then you will take a hillock. And Mughals are completely confused because Mughals के लिए warfare on the plain is a cakewalk. Mughal army was very good at that. वो आप हारेंगे ही हारेंगे. But Mughals के लिए this was a completely new warfare. गन पाउडर बहुत सारे लोगों के लिए नया था. हाँ, उन्होंने कहा ये उनको पता ही नहीं है कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है. तो मलिक अंबर को वो कभी हरा ही नहीं पाए लास्ट तक. तो ऑल दैट जहांगीर कुड डू वाज टू मेक अ पेंटिंग जहाँ पर उन्होंने दिखाया कि मलिक अंबर सा हेड लगा हुआ है और उसको वो तीर मार. तो वो सिर्फ पेंटिंग में ही, व्हाट्स कॉल्ड एज ड्रीमस्केप पेंटिंग, वो सिर्फ वो उनको मार पाए, एक्चुअल जिंदगी में कभी नहीं मार पाए. और वो काफ़ी कुछ ख़राब बातें उनके बारे में लिखते भी है, काफ़ी रेसिस्ट कमेंट्स भी लिखते हैं, ही वाज हबशी, जो उनके जहांगीर नामा में देखने को मिलती है.
तो यू नो मलिक अंबर की फाइट में जहांगीर की तरफ से सबसे ज्यादा राजपूत, so there is constantly these Rajputs are fighting, whether it's Shivaji, whether it's Malik Ambar, anybody who's against the Mughals, the Rajputs are actually doing the most fighting for the Mughals. शिवाजी जब चूंकि मुगल सल्तनत के बाद मराठा साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य के रूप में उभर कर आया, जी, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज करने का एक तरीका था कि मराठा सल्तनत के सरदार हैं और फिर एक पेशवा है जो एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करती है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री वाला। ये कहाँ से आया तरीका चलाने का? क्योंकि मुगलों में तो एक बादशाह होता था, फिर यहाँ एक बादशाह भी है और यहाँ एक पेशवा भी। नहीं, आई थिंक पेशवा टर्म पहले तो फारसी टर्म ही है। अच्छा। और ये प्रोविंशियल गवर्नरशिप से ही आया है मुगल से। जैसे कि वहाँ वजीर आला का पोजीशन जो था वो यहाँ पेशवा का पोजीशन मिल गया, राइट। इनफैक्ट a lot of what Shivaji did in his empire was directly taken from the Mughals. उनके अगर आप बाहर वगैरह खोल के देख लें तो आप उसमें देखेंगे कि अधिकांश जो वर्ड है फारसी यूज हुए हैं। उनके आप फरमान देख लें तो उसमें लास्ट में वर्ड यूज हुआ है फ़कत। Similarly, the Mughals would also use फ़कत, which means only. This is it, this is the order. जहाँ फ़कत लिख गया वहीं ऑर्डर खत्म। मराठी शब्द फक्त का भी मतलब, फ़कत का भी मतलब ये है खल्लास। ये सारी जो टर्म्स हैं ये फारसी से ही आए। तो ये मान लेना कि शिवाजी इज प्रिंसिपली अपोज टू द मुगल्स बिकॉज द मुस्लिम्स इज अ न्यू थिंग। शिवाजी वाज नेवर अपोज टू देम बिकॉज इफ ही वाज अपोज टू देम जस्ट लाइक यू बी अपोज टू एनी पॉलिटिकल ओपोनेंट। वो उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट है, वो उनके खिलाफ। अ लॉट ऑफ इन फैक्ट शिवाजीज कॉन्क्वेस्ट वो मराठा के देशमुखी सर देशमुखी वगैरह उसी में से होती हुई, राइट। वो वहीं से चौथ इकट्ठा करते थे, वहीं से देशमुखी इकट्ठा करते थे। वन ऑफ द मेजर एरियाज दैट ही वुड कंट्रोल, ये जो महाराष्ट्र का एरिया है दैट पॉइंट टाइम वाज डिवाइडेड टू 3। वन इज द कोंकण कोस्ट एंड देन यू हैव द देश व्हिच इज जस्ट नेक्स्ट टू द कोंकण कोस्ट, राइट। तो वो जो देश एरिया है जहाँ से कोंकण कोस्ट से लेकर जो ऑल द वे अंदर तक जाएगा, वो देश एरिया को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो वो पूरा एरिया आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप कस्टम ड्यूटीज लगा सकते हैं, वहाँ पर जो देशमुखीज हैं उनको आप टैक्स कर सकते हैं, राइट। सो ये जो सारा लगाया था वो एक्चुअली में इन अ लॉट ऑफ वेज अगेंस्ट दीज पीपल हु आर नाउ फॉर मराठीज, उनके खिलाफ ही था। इट्स नॉट लाइक ही इज टैक्सिंग द मुगल, ही इज नॉट टैक्सिंग द मुगल, ही इज टैक्सिंग द मराठा। सर शिवाजी के बाद मैं चाहूँगा कि अब महिलाओं का बड़ा रोल रहा है इतिहास। जी, इनके ऑपरेशन की भी बहुत सारी कहानियाँ तमाम धर्मों की किताब में मिलती है, और ख़ास तौर पे जब हिंदू धर्म की बात होती है तो मनुस्मृति उसके लिए एक मेजर डॉक्यूमेंट नज़र आता है। एक नारद स्मृति है मेरे जी, पराशर स्मृति है, उसमें नज़र आता है। और लगभग सभी धर्मों में महिलाओं की स्थितियाँ बड़ी दयनीय रही हैं। दासी प्रथा रही है, देवदासी प्रथा रही है मंदिरों में। मैं चाहूँगा कि मनुस्मृति पर तो एक बहुत वाइड चर्चा होती रही है। जी, नारद स्मृति महिलाओं के बारे में क्या कहें? नारद स्मृति का एक वर्स है जो कहता है कि औरतों की उत्पत्ति सिर्फ लाइफ गिविंग के लिए हुई है, क्रिएशन के लिए हुई है, बच्चा पैदा करने के लिए हुई है। और वो कहते हैं कि औरत एक फील्ड है। ये भी नहीं कहते हैं कि औरत एक फील्ड का पोजेसर है, जहाँ पे अगर आप पोजेसर बोल देंगे तो एटलीस्ट एक ह्यूमन एजेंसी चल रही है। औरत फील्ड है, ऑब्जेक्टिफिकेशन प्रॉपर। और जो मर्द है वो पोजेसर ऑफ द सीड, वो पोजेसर है। तो वहाँ उनकी ह्यूमन एजेंसी बरकरार है, कि मैं यहाँ पर एक फार्मर हो सकता हूँ जो सीड डाले, राइट। बट वो फील्ड पूरी औरत है, राइट। सो और इनके दोनों के मिलने से देन लाइफ इज फॉर्म्ड, राइट। सो दिस लेवल ऑफ डीप डिह्यूमनाइजेशन यू विल एक्चुअली फाइंड इट इन ऑल टेक्स्ट, सारे धर्मशास्त्र टेक्स्ट में। मनुस्मृति में तो खैर बहुत फेमस है ही इसके लिए, बट ये काफी कॉमन। मनुस्मृति गोज टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग अगर आपका हस्बैंड खराब भी है, अगर वो आपको मारती है, यू आर नॉट सपोज्ड टू गिव हिम, बिकॉज इन द हिंदू लॉ मैरिज इज कंसिडर्ड, अब तो नहीं है कि हिंदू मैरिज लॉ में अब चेंजेस आ गए हैं, बट पहले इफ यू जस्ट लुक एट धर्मशास्त्र, मैरिज इज कंसिडर्ड एज सैक्रामेंट, जो ऊपर से बन के आती है, आप फिर नहीं तोड़ सकते। 7 जन्म का साथ, बिल्कुल आप उसको तोड़ नहीं सकते, राइट। तो डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। You can do bigamy, you can do polygamy. Men have done that, right? But the woman cannot walk out of a bad marriage. She just has to continuously
suffer, right? So ये idea certainly बहुत, but that also does not mean, and I don't want to sort of paint a picture कि सबका यही था, you know, which is why when you look at history through a gendered lens, you should also keep in mind privilege, for example. So अगर आप privilege को देखें, so there were many queens, etc., who could own a lot of land, who could dispose of the land like they wanted. So Chola queens, for example, one such queen is Loka Mahadevi, जिन्होंने अपने पैसे से एक लोक महादेवीश्वरम करके टेम्पल बनाया था, और उस टेम्पल का जो अकाउंटेंट था वो भी एक औरत थी. वहाँ इंस्क्रिप्शन पे लिखा है कि ये जो टेम्पल का एस्टेट मैनेज करेगा, जो कि जो एवरीडे एस्टेट मैनेज करता है, किंग ने तो देके, क्वीन ने तो देके छोड़ दिया ना कि ये लैंड है, इससे जो पैसा आएगा ये टेम्पल के मैनेजमेंट के लिए लगेगा, राइट? बट अब वो कैसे आ रहा है, कोई इसमें बीच में चोरी तो नहीं कर रहा है, सब तो किसी टेम्पल एस्टेट मैनेजर को. Many women were temple estate managers as well, right? So, but again, these are exceptions which prove the rule that most women probably did not have that independence at all. I was just, the other day talking about love के examples. अगर आप देखें, जहाँ भी मोहब्बत की बात आती है, फीमेल गेज पे तो है ही नहीं कोई चर्चा हिस्ट्री में. ये राजा की कहानी भी किसी मर्द ने लिखी, वारिस ने लिखी थी, खुसरो, आमिर खुसरो ने लिखी है, देवन रानी व खिजर खान, जो कि अगेन एक हिस्टोरिकल रोमांस है. फिर निज़ामी ने लिखी है शीरीन फरा. So ये सारी जो स्टोरीज हैं have been written by men, and there is a constant perspective of love which comes only from male perspective. How are women finding love? Are they allowed to find love? ये तो हमें कभी मिलता ही नहीं. And then you have, the other side of the coin, wherein you have certain rights being afforded to, for example, Muslim women, property rights, for example. But वो भी कितने मिलते हैं, कितने नहीं मिलते हैं, उस पर चर्चा नहीं है. और जो दो आउटलायर क्वींस रही भी हैं, जैसे कि आप रजिया को ले लीजिए, जो दिल्ली सुल्तान थी, वो भी अ लॉट ऑफ द स्कॉलर्स से वो इसलिए दिल्ली सुल्तान थी बिकॉज शी केम फ्रॉम अ टर्किश ट्राइबल बैकग्राउंड, जहाँ पर उनके एंसेस्टर्स में से 2 क्वींस थी जो ट्राइबल कॉन्ग्लोमरेट्स को रूल कर चुकी. तो रजिया देयरफॉर इज नॉट एन एक्सेप्शन इन दैट सेंस. शी इज एन एक्सेप्शन इन द इंडियन सेंस बिकॉज she is possibly the only woman to have ruled properly without any sort of, कि मेरा husband king है तो मैं queen. She is the sultan overall. But उनका भी अगर आप treatment history में देखें तो it's been terrible. 14th century onwards उनका बस एक ही love affair दिखा देते हैं याकूत के साथ, और बोलते हैं कि because she was so close to this person, she was completely somebody who was enamored in love, when वो उनको नहीं करना चाहिए था because Yaqut is a Habshi slave, and there is a derogatory idea associated. What is Habshis? Habshis were basically Malik Ambar we think. Habshis were basically people who came from Ethiopia, जो उस समय में हबश कहते थे. जी. तो वहाँ से जो आते थे उनको हबशी. दिल्ली में अफ्रीकन्स को हबशी कहा जाता है. हाँ अफ्रीकन, ये एक derogatory term है. मैं काफी लोगों को देखती हूँ कि अगर somebody is considered uncivilized तो उनको हबशी बोला जाएगा, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं वहीं से डेरोगेटरी टर्म शुरू होता है बिकॉज देयर वर स्लेव्स. सो आई थिंक देयर इज अ रेसिस्ट कमेंट. इट्स अ टेरिबली रेसिस्ट कमेंट. एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट. और उस समय भी इसलिए यूज होता था, बट उस समय एक एथनिक मार्कर भी. तो याकूत वाज अ हबशी स्लेव एंड ही वाज सर्टेनली देयर. इट्स नॉट लाइक ही इज अ मिथिकल कैरेक्टर, ही सर्टेनली देयर. जुज़जानी टॉक्स अबाउट इट. जुज़जानी बाय द वे डज नॉट टॉक अबाउट द फैक्ट दैट रजिया और इनका कोई, एंड जुज़जानी इज एन आई विटनेस अकाउंट, राइट? ही वाज इन फैक्ट अपॉइंटेड as the Qazi of the Nasiriya Madrasa in Malwa by Razia, right? Razia की पूरी रेन को उन्होंने अच्छे से स्टडी किया और लिखा है, और उन्होंने जो किताब कंपाइल की वो रजिया के मरने के 35 साल बाद. तो अगर वो चाहते तो लिख सकते थे रजिया के बारे में खराब, और उन्होंने नहीं लिखा. सारे रूलर्स की लिस्ट में से अगर उन्होंने किसी एक रूलर को लश्कर कश बोला है, right? Somebody who will lead an army into a war, then that's risk. Sultan Razia Lashkar Kash. Somebody who will lead an entire army into war. That's the kind of respect that he has. But अगर आप इसको 150 साल बाद देखेंगे तारीख-ए-फिरोज़शाही अफीफ में, he says she was shameless because उन्होंने अपना फेस दिखाया इतने सारे लोगों को, पर्दा गिरा दिया उन्होंने, और वो सुल्तान की ड्रेस पहन के बाहर निकल जाती थी. That's absolutely. So you can see that. How can she? Exactly. How dare she? So similarly, अब नूरजहाँ को देख लीजिए. नूरजहाँ was in her own right a very powerful person.
एंड जहांगीर अपने जहांगीरनामा में कहते हैं कि आई कैन trust her with my life because I genuinely think that she's a very smart woman, she's very capable. उनको काफ़ी जब बीमारी थी तो वो उनकी केयर में अपने आप को ज़्यादा अच्छा मानते थे या रादर देन डॉक्टर्स की केयर में. तो पर अगर आप लोगों को देखेंगे तो यहाँ पर ये आइडिया है कि नूरजहाँ तो भाई बहुत स्कीमिंग थी, उन्होंने फंसा लिया जहांगीर को. ये आइडिया कि अगर पावरफुल विमेन है वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो मर्दों को फंसा रही है, इसलिए पावरफुल नहीं है क्योंकि वो खुद पावरफुल है, उनके पास दिमाग है, वो सोच सकती है, वो कुछ अच्छा काम कर सकती है. तो ये आइडिया बहुत हिस्ट्री में रहा है. इवन फॉर पावरफुल विमेन उनको भी नहीं बख्शा गया. तो मतलब जो नॉन पावरफुल रही हो तो आप सोच ही सकते हैं उनके साथ क्या ही ट्रीटमेंट. देवदासी का क्या मिलता है इतिहास? देवदासी का बहुत हमारे पास एविडेंस या तो देखने मिलता है. क्या नॉर्थ में भी उस तरीके की प्रथा रही है? ज़्यादा एविडेंस नहीं, बट चोलस के टाइम पे तो सर्टनली है. एंड देवदासी सिस्टम वाज अ वेरी डिह्यूमनाइजिंग सिस्टम बिकॉज एक तो ये आइडिया है कि आप बहुत छोटे होते ही बच्चे को दान दे देंगे टेम्पल में, एंड उसके बाद द टेम्पल इज अ कंप्लीट कस्टोडियन ऑफ दैट. कोई भी दे सकता था दान, कोई भी कर सकता था. ये बहुत बड़ा दान माना जाता. तो an upper caste person can also do it and a lower caste person can also do it. In fact, upper caste people would do it far more to earn religious merit, right? And the idea basically of these women were to dance, and they were supposed to be married to God, right? But there was a lot of sexual exploitation underneath all of this. We have evidence of them having been forced into affairs with the village chaudhary, right? By people who are powerful, who will patronize the temple. तो अगर आप पैसे दे रहे हैं टेम्पल को, you often feel like you can use its resources, and these women were sadly considered as part of the resources. Basically उन्हें prostitution में एक तरीके से ढकेल दिया गया. बिल्कुल बिल्कुल. Forced prostitution. In many ways was not. But also the fact that a lot of these women could also have control over resources, because the idea is कि आप in the Hindu Dharma Shastra you will not give immovable property, land etc. to a woman because वो उसको उसके पति के घर में मिलेगा, right? But यहाँ तो उनकी शादी नहीं हो रही है ना किसी से. So the temple will have to give some estates, right? So they could own part of the property, right? इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कुड दे गिव इट. एक प्रॉपर्टी राइट्स हम डिस्कस करते हैं, एक एलियनेशन राइट्स की बात होती है कि क्या मैं ये लैंड अपनी मर्जी से सेल कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी बच्ची को दे सकती हूँ, अपने बच्चे को दे सकती हूँ. तो लॉट ऑफ द टाइम्स देवदासीज प्रॉपर्टी डिडंट हैव एलियनेशन राइट्स, व्हिच मीन्स कि अगर ये टेम्पल की प्रॉपर्टी है तो मैं किसी को बेच नहीं सकती ना, क्योंकि वो टेम्पल की प्रॉपर्टी का पार्ट है. सो आई वुड नॉट बी अलाउड टू sort of give it away either to my daughter also possibly, right? And a lot of these children who were born out of this sexual exploitation were inevitably then forced into this without their choice. Anyway, कभी choice थी नहीं, बच्चे की क्या ही choice होगी जब parents ने खुद ही दे दिया है तो. So I think it was a deeply exploitative institution. चोलास के टाइम, स्पेशली राजा राजेंद्र के टाइम पे तो ये काफ़ी बढ़ जाता है ये सिस्टम. इस पे काफ़ी स्टडी भी हुई है, काफ़ी डिटेल स्टेटिस्टिकल स्टडी भी हुई है कि कब बढ़ता है कब होता है. और 3 लॉ आज एग्जिस्ट करते हैं इस कंट्री में, 3 एक्ट सेपरेटली फॉर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा. डिस्पाइट दैट देवदासी स्टिल कंटिन्यूज. आज भी बिल्कुल आज भी है. देयर आर सो मेनी रिपोर्ट्स दैट टॉक अबाउट हाउ देवदासी स्टिल एग्जिस्टिंग. आई थिंक मैं यूट्यूब पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जिसने बात की कि ये देवदासी से आई थिंक 5-6 साल पहले की बात हुई. सो सर्टनली एग्जिस्टिंग, बट फॉर एग्जांपल सती का अभी थोड़े दिन पहले 2023 जून 2023 में एक रिपोर्ट आया था दैट अ वुमन हैड टू किल हरसेल्फ बिकॉज हर पेरेंट्स वर हर इन-लॉज वर फोर्सिंग हर टू कमिट सती एंड शी डिडंट वांट टू कमिट सती. सो शी थॉट भाई क्या वो ब्रूटल डेथ से अच्छा मैं लाइक से मत. सती मतलब चिता पे कि सती के साथ बैठना, ये क्या रिलीजियस फरमान है या ये एक एक सोशल लेवल है जो पैदा हो गया? दोनों हैं ये. बेसिकली हमें लोगों को लगता है कि सती, अब आजकल बहुत ही आइडिया आ गया है कि सती तब आई जब मुगल्स आए और सुल्तान्स आए बिकॉज औरतों को अपनी इज्जत बचानी थी. बिल्कुल नहीं, उससे बहुत पहले से. सबसे पहला हमको इंस्टेंस 300 BC में मिलता है डिडोरस में. डिडोरस एक ग्रीक राइटर थे
उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है बिब्लियोथेका करके। उसमें वो बताते हैं कि एक कीटियस नाम के जनरल थे जो पंजाब के एरिया में उस समय थे। उनकी 2 बीवियां थी, उसमें से एक सती हो गई उनके साथ, राइट। एक को नहीं करने दिया गया बिकॉज शी वाज प्रेग्नेंट एट द टाइम, तो इसलिए अलाउड नहीं होता। और ये रूल भी है ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि एक्स वुमेन के नॉट, प्रेग्नेंट वुमेन के नॉट, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के नॉट कमिट सती। बट अगर आपका मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाता है 4-5 दिन के अंदर तो आप कर सकते हैं। सो ऑल दिस, बट दिस इज ऑल्सो नॉट जस्ट अ सोशल इवल, बिकॉज इसके बारे में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारे धर्मशास्त्र में लिखी है। धर्मशास्त्र कितने राइटर हैं, हरिता को ले लीजिए, आप अपस्तंभा को ले लीजिए, जो कि ये बोलते हैं कि अगर औरत अपने पति के मरने पे मर जाए, सती हो जाए, तो वो स्वर्ग में उतने ही साल जीती है जितने की आपकी बॉडी में माल है। एंड ऑल्सो व्हिच मींस दैट फॉरएवर, राइट, काउंटलेस नंबर ऑफ इयर्स, राइट। सो देयर इज क्लियरली दिस idea that this is a good thing, this is not a bad। ये कहीं भी कोई बहुत ही रेयर एक बाणभट्ट ने लिखा है इसके बारे में, जहाँ वो कहते हैं कि only fools commit sati। बाणभट्ट was the writer of King Harsha, the most famous Harsha of Kannauj, and that's also because I think Harsha का थोड़ा बुद्धिस्ट लीनिंग था। बाणभट्ट का भी उनकी बहन कन्वर्ट जी उनकी बहन की सती की भी वर्णन है हर्ष चरिता में, जो लास्ट मोमेंट पे हर्ष रुकवा देते हैं। शी इज अबाउट टू कमिट सती, देन हर्ष कम्स एंड सेज यू शुड नॉट, आई एम देयर टू लुक आफ्टर यू एंड सो राजश्री करके उनका नाम था। तो वही एक बहुत पावरफुल क्रिस्टियन है, वो बहुत ही पावरफुल है बिकॉज ही गोज ऑल आउट। दीस पीपल आर इलिटरेट, एंड वो औरत मर की किसको क्या फायदा करेगी, अगर वो जिंदा रहेगी तो शी बी एबल टू कंट्रीब्यूट मच बेटर टू हर चिल्ड्रंस फ्यूचर एटसेट्रा एंड ऑल। इब्न बतूता कितनी सारी सती विटनेस करते बताते। इब्न बतूता कहते हैं मेरे लिए देखना इतना खराब हो गया ऑफ ऑल दोस women screaming when they were being burned that I almost fell off my horse, तो मुझे बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। मास सती के रिचुअल्स के बारे में हमको पता लगता है ट्रेवर्नियर वगैरह के अकाउंट से, जहाँ वो बोलते हैं कि 500 औरतें सती हुई एक किंग के लिए, राइट। फिर उसके बाद बर्नियर कितनी सारी फोर्स्ड सती के बारे में बात करते हैं। ब्रिटिश तो खैर किए ही किए, हाँ ब्रिटिश ने काफ़ी अकाउंट से गिराए, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं किए, बट ये नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिश अकाउंट से हमारे पास उससे पहले के अकाउंट्स हुआ सकते, इब्न बतूता है, ट्रेवर्नियर है, फ्रांसवा बर्नियर है। सो सती के अकाउंट्स तो बहुत जगह मौजूद। गुप्ता इंस्क्रिप्शन है कि इंस्क्रिप्शन भी मौजूद है, आप टेक्स्ट को भूलेंगे, जहाँ पर, और ये 5th सेंचुरी BC की इंस्क्रिप्शन है, तब टर्क्स नहीं आए थे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, वहाँ पर गोपराजा करके एक रूलर है, जो कि एक गुप्ता रूलर के फादर थे। जब वो मरे एक फेमस बैटल में, तो उनके पति उनके साथ सती हो गई। उनको कोई किसी टर्क से डर नहीं था, किसी मुसलमान से किसी इज्जत का डर नहीं था। वो सती हुई, सती होना उस समय was considered a good सोसाइटी इमोशन बन चुका है। absolutely, it was considered a good thing, it was considered, Meera says सती ना होस्या। why is she saying that? इनको clearly force किया जा रहा है ना उनके साथ, सती ना होस्या। मेरा मन मोहो घन नामी, which means somebody who has a big name, and she's obviously talking about Krishna. So she says she will not commit sati because she is not the bride of the Rana. She's the bride of Krishna.